तो हम सारा करेंगे, बट एक अश्योरिटी आप लोगों से चाहिए कि हम स्पीड में चलेंगे, हम थोड़ा सा क्या करेंगे, स्पीड में चलेंगे, तो आप लोगों को उसको उस स्पीड के लिए रेडी रहना है। ऐसा नहीं है कि यहां पर आप लोग क्या है कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी फिर भी आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, ऐसी चीज नहीं होगी। हम यहां पर ट्राई करेंगे कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट को कवर कर सके, ठीक है। तो हम ऐसे ही चलेंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, स्टार्ट किया जाए पहला चैप्टर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, स्टार्ट किया जाए सेशन। स्टार्ट किया जाए, वॉइस एकदम परफेक्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ एस्टीमेट से रिलेटेड। इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ एस्टीमेट से रिलेटेड रहेगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पीडीएफ में आपको मेंशन मिल जाएंगे। आपको एट द एंड एग्जाम टाइम में अगर आपको रिवीजन करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट आपका, मतलब एक तरीके से प्रॉपर जो शॉर्ट नोट्स है टाइप्ड फॉर्म में, वो आपको यहां पर मिल जाएंगे, जिसमें आप इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, एस्टीमेट की डेफिनेशन। एस्टीमेट क्या होता है, एक टाइप की प्रोबेबल कॉस्ट होती है, एक टाइप की क्या होती है, प्रोबेबल कॉस्ट होती है। प्रोबेबल कॉस्ट किसके बिहाफ पे देते हैं हम, अगर हमें डिटेल्ड कॉस्ट निकालनी है तो डिटेल कॉस्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए, प्लान, ड्राइंग और रेट्स चाहिए। उससे हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। बट क्या कभी भी आप एग्जैक्ट कॉस्टिंग निकाल पाओगे किसी भी स्ट्रक्चर की, क्योंकि उसकी जो हिडन चार्जेस है या उसके जो लमसम कॉस्टिंग है उसके बारे में हमें नहीं पता होता। तो लमसम जब तक हमें नहीं पता होगा कि कितना लगने वाला है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो लगते हैं वो जब तक हमें नहीं पता होगा तो हम इसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये थी बेसिक एस्टिमेशन की डेफिनेशन। एस्टिमेशन के लिए क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड होते हैं, डेटा क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट वन इज ड्रॉइंग, सेकंड वन इज स्पेसिफिकेशन, थर्ड वन इज रेट। मतलब हमारे पास तीन मेजर कंसर्न है, फर्स्ट वन ड्रॉइंग, सेकंड वन स्पेसिफिकेशन एंड थर्ड वन इज द रेट। ये तीनों हमारे पास अगर होते हैं तो हम यहां पर डिटेल्ड एस्टीमेट को, जो डिटेल्ड एस्टीमेट है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। डिटेल्ड एस्टीमेट को हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है भाई, डिटेल एस्टीमेट प्रिपेयर कर लेंगे। ड्राइंग में क्या क्या हो सकता है, प्लान हो सकता है, सेक्शन, एलिवेशन, लोकेशन और डायमेंशन, ये 5 पैरामीटर इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके बाद अगर हम चलते हैं स्पेसिफिकेशन में, स्पेसिफिकेशन हमारे पास दो टाइप की होती है, फर्स्ट वन जनरल, दूसरी होती है डिटेल्ड। मतलब दो टाइप की स्पेसिफिकेशन है। जब हम स्पेसिफिकेशन वाला चैप्टर देखेंगे तो इसकी डिटेल भी वहां पर देख लेंगे। अभी हम टाइम बचाते हुए चलते हैं। रेट, रेट के अंदर क्या है कि जितने भी आइटम्स, जो भी यूनिट आइटम्स आप परचेज कर रहे हो, जैसे मटेरियल परचेज कर रहे हो उसकी रेट, मैन पावर की रेट और मशीन की जो रेट है, इसको हम इसीलिए यहां पर ट्रिपल एम से डिफाइन करते हैं। इसको याद रखने का क्या तरीका है, 3M। रेट में क्या क्या इंक्लूड होता है, मटेरियल की, मैन पावर की और मशीन की, तीनों की कॉस्टिंग इसमें क्या होती है, तीनों की कॉस्टिंग क्या होती है, इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके बाद में नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एरिया की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, टाइप ऑफ एरिया कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं, टाइप ऑफ एरिया कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं। फर्स्ट वन अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपके पास क्या आ जाता है, प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया क्या होता है, आउटर वॉल, जो आपका, जैसे मान लो ये आपको क्या दे रखा है, पूरा का पूरा प्लॉट एरिया दे रखा है। जैसे ये आपको पूरा का पूरा क्या दे रखा है, प्लॉट एरिया। जितना प्लॉट एरिया होता है उसमें तो कंस्ट्रक्शन नहीं करते ना हम, जितना प्लॉट एरिया होता है उसमें हम हमेशा कंस्ट्रक्शन नहीं करते। तो उसमें क्या रहता है, चारों तरफ हम क्या रहते हैं, फ्री स्पेस को यहां पर लेफ्ट रख देते हैं। इस एरिया को क्या कहा जाता है, ये जो आपने एरिया जिसमें आपने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया, इस एरिया को कहा जाता है सेटबैक एरिया। इस एरिया को क्या कहा जाता है, सेटबैक एरिया। ये आपका सेटबैक एरिया हो गया। अब जितने में आपने कंस्ट्रक्शन किया उसके आउटर वॉल से लेके आउटर वॉल तक का जो एरिया है, जो आउटर वॉल से लेके आउटर वॉल तक का एरिया है, दैट इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया। तो ये आपको जो कंस्ट्रक्शन एरिया है इसमें दिख रहा है, आउटर वॉल से लेके आउटर वॉल तक के एरिया को क्या कहते हैं, प्लिंथ एरिया। ठीक है, अब इसके बाद में प्लिंथ एरिया के अंदर क्या क्या आइटम इंक्लूड होते हैं, क्या क्या आइटम एक्सक्लूड होते हैं, उसकी भी लिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से हर बार हर एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि क्या क्या इंक्लूड होते हैं, क्या क्या आइटम इंक्लूड किए जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं।
सबसे पहले एरिया ऑफ द वॉल, वॉल कौन सी, आउटर वॉल की बात कर रहे हैं, आउटर वॉल को इसमें इंक्लूड किया जाता है, आउटर वॉल को इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब दूसरी चीज आती है स्टेयरकेस को किया जाता है कि नहीं किया जाता, हाँ स्टेयरकेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड स्टेयरकेस होनी चाहिए, तो उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। थर्ड वन अगर पॉइंट की बात करें, शाफ्ट ऑफ सैनिटरी, अगर शाफ्ट ऑफ सैनिटरी का एरिया अप टू 2 मीटर स्क्वायर है तब तो उसको इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज हम उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, अदरवाइज हम उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उस एरिया को एक्सक्लूड करना पड़ेगा प्लिंथ एरिया से। फिर जो वाटर सप्लाई शाफ्ट होती है या इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का होता है या फायर फाइटिंग का होता है, एसी और लिफ्ट के लिए जो जगह छोड़ी जाती है उसको भी हम किस में इंक्लूड करते हैं, प्लिंथ एरिया में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो प्लिंथ एरिया में कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड हो गया, जितना भी हमारा ओपन स्पेस है, जितना भी हमारा सर्कुलेशन एरिया है, वो भी प्लिंथ एरिया में क्या होता है, इंक्लूड होता है। इसके बाद में इन केस ऑफ ओपन वरामदा विद पैरापिट वॉल, ओपन वरामदा है जिसके बाहर, जिसके ऊपर की साइड पैरापिट वॉल दे रखी है, वरामदे के ऊपर पैरापिट वॉल दे रखी है। पैरापिट वॉल का मतलब क्या हो गया, ऐसी वॉल जो सिर्फ वहां पर आपको एक रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करती है, वो कोई लोड कैरी नहीं करती। इसका मतलब पैरापिट वॉल क्या होती है, पैरापिट वॉल वो वॉल होती है जो लोड कैरी नहीं करती, लोड कैरी नहीं करती। तो उस केस में 100% एरिया वरामदा का कब लिया जाएगा, जब उसको प्रोटेक्टेड रखा जाएगा, जब उसको पूरा ऊपर से क्या कर दिया जाए, कवर्ड कर दिया जाए, तो उसका 100% एरिया। अदरवाइज हम उसका कितना परसेंट एरिया लेते हैं, अनप्रोटेक्टेड है तो 50% एरिया कंसिडर करते हैं। ठीक है, 50% एरिया कंसिडर करते हैं। चलो नेक्स्ट वन, अगर हम बालकनी की बात करें तो बालकनी में भी सेम होता है। बालकनी में क्या होता है, बालकनी में भी अगर बालकनी कवर्ड है, बालकनी आपकी कवर्ड है, तो उस केस में आप उसका 100% एरिया लेते हो, और अगर अनकवर्ड है तो उसका कितना लेते हो, अनकवर्ड है तो आप उसका 50% एरिया कंसिडर करते हो। अब इसके बाद में आपके पास क्या देखने को मिलता है, एल्कोव देखने को मिलता है। एल्कोव क्या होता है, एल्कोव आपने देखा होगा वॉल के अंदर डिप्रेशन, वॉल के अंदर डिप्रेशन होता है, मतलब वॉल के अंदर जो वॉल आपने बना रखी है उसमें कुछ पार्ट को आपने खाली छोड़ दिया, तो वो जो जगह होती है उसके कोरस्पॉन्डिंग भी हम उसको इंक्लूड करें या एक्सक्लूड करें, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर इंक्लूड कब होगा, जब उसकी हाइट अप टू 1 मीटर है, एल्कोव की हाइट है, क्योंकि वो वॉल में एक टाइप का क्या है, डिप्रेशन है, तो वॉल के अंदर ये एक डिप्रेशन है, इसकी हाइट की बात कर रहे हैं। अगर इसकी हाइट अप टू 1 मीटर है, 1 मीटर है, तो उसका ओनली कितना परसेंट एरिया कंसिडर करना है, 25% एरिया कंसिडर करना है। अगर उसकी हाइट 1 से लेकर 2 मीटर के बीच में है तो उसका 50% एरिया, और हाइट ग्रेटर देन 2 मीटर है तो उसका 100% एरिया कंसिडर करते हैं। ठीक है, प्लिंथ में बालकनी इंक्लूड करेंगे कि नहीं विदाउट एनी कंडीशन, तो क्या होगा आंसर, उसमें हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे आकाश, कि उसमें ऑप्शन क्या होगा। आपको ऑप्शन दे रखा है, सिर्फ कोई भी 2 ऑप्शन देगा कि या तो वो 100% एरिया को इंक्लूड कराएगा या वो 50% एरिया को इंक्लूड करवाएगा, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा, दोनों ऑप्शन कभी नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन चैलेंजिंग हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पे आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं आइटम किस किस को एक्सक्लूड किया जाता है। इंक्लूड की तो बात कर ली, अब हम बात करने वाले हैं किस आइटम को एक्सक्लूड किया जाता है। तो एरिया ऑफ लोफ्ट, लोफ्ट का मतलब क्या हो गया, जो घर के अंदर टांड होती है ना, सामान रखने की, सामान रखने की। आपने देखा होगा रूम के अंदर आपके एक ऊपर की साइड एक पट्टी लगी रहती है, पट्टी के ऊपर सामान रख देते हैं, पुराने घरों में मिल जाएगी, तो उसका एरिया है उसको एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, फिर एरिया ऑफ वर्टिकल सन ब्रेकर, वर्टिकल सन ब्रेकर हो, वर्टिकल सन ब्रेकर कुछ इस तरीके से प्रोवाइडेड रहते हैं, तो इसका जो एरिया होता है इसको भी क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कॉर्निश की, तो कॉर्निश क्या होता है, एक आर्किटेक्चरल फीचर्स के लिए होता है, दिखने में अच्छा होता है, थोड़ा खूबसूरत सा दिखता है, कुछ इस तरीके से ये शेप बनी रहती है। तो ये जो कॉर्निश होते हैं इसको भी एक्सक्लूड किया जाता है, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। एरिया ऑफ ओपन प्लेटफॉर्म, घर के अंदर जो बीच का एकदम एरिया होता है ओपन प्लेटफॉर्म, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। ओपन स्पाइरल स्टेयरकेस है, इसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता। एरिया ऑफ मम्टी, मम्टी का मतलब क्या हो गया, देखा होगा आपने रूफ टॉप पे एक रूम बना रहता है, रूफ टॉप पे एक रूम बना रहता है, जो रूम किसके साथ इंक्लूड होता है, जहां पर आपकी स्टेयर्स ओपन रहती है, जहां पर स्टेयर्स आपकी ओपन होती है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो मम्टी जो है उसके एरिया को भी एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टावर्स या डोम अगर होते हैं तो उसको भी एक्सक्लूड किया जाता है।
कोर्टयार्ड एरिया, बैक कोर्टयार्ड भी हो सकता है, फ्रंट कोर्टयार्ड भी हो सकता है, जो कोर्टयार्ड आंगन होता है, जो खुला आंगन होता है उसकी बात कर रहा है, तो कोर्टयार्ड एरिया को एक्सक्लूड किया जाता है। अब देखो यहां पर आपके पास क्या दे सकता है, आपके पास एक न्यूमेरिकल दे सकता है, आपको क्या दे देगा, प्लिंथ एरिया दे देगा। प्लिंथ एरिया में ये बोल देगा, कोई भी आइटम दे दिया, उसका एरिया दे दिया आपको, मान लो एरिया ऑफ ओपन प्लेटफॉर्म दे दिया उसने, ओपन प्लेटफॉर्म आपको कुछ दे दिया, तो आपको क्या पूछेगा, आपको रेट दे देगा और आपको एस्टिमेट की वैल्यू पूछेगा। रेट दे देगा, आपको एस्टिमेट की वैल्यू पूछेगा, तो आपको सबसे पहले नेट एरिया निकालना होगा। आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, नेट एरिया निकालना होगा, जो प्लिंथ एरिया में से इसको माइनस करने के बाद आएगा। प्लिंथ एरिया में से इसको माइनस करने के बाद आएगा, उसको आप रेट से मल्टीप्लाई करोगे, तब आपके पास क्या आ जाएगी, अप्रोक्स कॉस्ट आएगी। ठीक है, ये अभी हम देखेंगे इसको आगे। तो ये इसलिए आपको इतनी कंडीशन करवाई जा रही है कि किसको इंक्लूड किया जाता है, किसको एक्सक्लूड किया जाता है, इसके बारे में ध्यान रखा जाता है। चलो अब इसके बाद में दूसरा आता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया कौन सा एरिया होता है, कारपेट एरिया जैसे आपका ये आपका प्लिंथ एरिया था, प्लिंथ एरिया में क्या है कि जो वॉल का जो एरिया है, वॉल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो, और ऐसा एरिया जहां पर आप कारपेट नहीं बिछा सकते, ऐसा एरिया जहां पर आप क्या नहीं बिछा सकते, कारपेट नहीं बिछा सकते, तो उस एरिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा एरिया जहां पर आप कारपेट ले नहीं कर सकते, मतलब यूजफुल एरिया बोल दो, लिवेबल एरिया बोल दो, तो दैट टाइप ऑफ एरिया इज कंसिडर्ड इन कारपेट एरिया, उसको हम कारपेट एरिया में कंसिडर करते हैं। कारपेट एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया में से प्लिंथ एरिया है, कारपेट एरिया बराबर क्या होगा, प्लिंथ एरिया में से वॉल के एरिया को माइनस कर दो, और ऐसे आइटम कंसिडर करो जिसको कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता, जिसको कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता, तो इसमें से जो आपके पास नेट वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी कारपेट एरिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। कारपेट एरिया में से कुछ आइटम आपको क्या करने, एक्सक्लूड करने हैं। अब वो आइटम कौन कौन से होंगे उसके बारे में भी देख लो कि कौन कौन से आइटम को एक्सक्लूड किया जाता है, कौन कौन से आइटम को एक्सक्लूड किया जाता है। जैसे वॉल एरिया है, इसको कारपेट एरिया में कंसिडर नहीं करते। वरामदा हो गया, एंट्रेंस हॉल हो गया, पोर्च हो गया, लिफ्ट की शाफ्ट हो गई, शाफ्ट फॉर सैनिटरी वर्क हो गई, कोई भी पासेज हो गया, मतलब कोई भी सर्कुलेशन स्पेस है उसकी बात कर रहे हैं। किचन, स्टोर रूम, स्टेयर केस, बाथरूम, एसी डक्ट, यहां पर कहीं भी हम कारपेट ले नहीं करते, इतनी लोकेशन में कहीं भी हम कारपेट ले नहीं करते, इसीलिए इसको, इन सबको क्या किया जाता है, कारपेट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, मतलब कारपेट एरिया के लिए प्लिंथ एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात यह है कि अगर यहां पर मैं बात करता हूं कि एक पॉइंट और आएगा आपके सामने, देखना ध्यान से, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, कारपेट एरिया जो होता है, कारपेट एरिया होता है, कारपेट एरिया के लिए तो हमने आइटम एक्सक्लूड कर दिए, आइटम क्या कर दिए, एक्सक्लूड कर दिए। ठीक है, अब मैं प्लिंथ एरिया में से ओनली वॉल एरिया को माइनस कर रहा हूं, प्लिंथ एरिया में से सिर्फ मैं जो एक्सटर्नल वॉल है, एक्सटीरियर वॉल है, कौन सी वॉल है, एक्सटीरियर वॉल है, उसको क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। तो यहां पर मेरे पास जो नेट एरिया निकल के आएगा, मेरे पास जो नेट एरिया निकल के आएगा, उसको मैं क्या कह सकता हूं, फ्लोर एरिया, उसको मैं क्या कह सकता हूं, फ्लोर एरिया। तो मतलब फ्लोर एरिया में हमारे पास क्या कंडीशन निकल के आएगी, फ्लोर एरिया में हमें यह ध्यान रखना है कि फ्लोर एरिया में, फ्लोर एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लिंथ एरिया में से वॉल एरिया को माइनस कर दो, तो यहां पर आपके पास फ्लोर एरिया भी निकल के आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारपेट एरिया और प्लिंथ एरिया में रिलेशन बताओ। तो पहला होता है कि प्लिंथ एरिया होता है वो 10 से 20% ज्यादा होता है, किससे, कारपेट एरिया से। कारपेट एरिया से क्या होता है, 10 से 20% ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि प्लिंथ एरिया है, प्लिंथ एरिया है, अगर कारपेट एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो ये 1.1 से लेके 1.2 तक आपको मिल जाएगा, दैट इज ऑफ कारपेट एरिया। क्लियर है, मतलब 1.1 टाइम से लेके 1.2 टाइम्स तक की हम इसमें बात कर सकते हैं। क्लियर यहां तक, चलो अब इसके बाद में यहां पर दूसरा, ऑफिस बिल्डिंग के लिए कितना प्रोवाइड किया जाता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए कारपेट एरिया कितना प्रोवाइड किया जाता है। मतलब आपको प्लिंथ एरिया पता है, आपको क्या पता है, प्लिंथ एरिया पता है, और आपको क्या करना है, आपको यहां से क्या निकालना है, कारपेट एरिया निकालना है, किसके लिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए और ऑफिस बिल्डिंग के लिए, मतलब कमर्शियल पर्पज के लिए और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, दोनों के लिए। तो यहां पर आपका जो एरिया है ये कितना रखा जाता है, ऑफिस बिल्डिंग के लिए कितना रखा जाता है, 60 से लेके
65% तक रखा जाता है। सिमिलरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जो कारपेट एरिया होता है वो रखा जाता है आपका 50 से लेके 65% तक। कितना रखा जाता है? 50 से लेके 65% ऑफ प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया का लिया जाता है, प्लिंथ एरिया का 50 to 65% कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो आपको यहां तक डेटा भी याद हो गया। प्लिंथ एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया में क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या एक्सक्लूड किया जाता है, इसकी भी हमने बात कर ली। फिर हमने कारपेट एरिया की भी बात कर ली। कारपेट एरिया के बाद में अगर हम बात करते हैं तो सर्कुलेशन एरिया आता है। सर्कुलेशन एरिया किस लिए काम आता है? ये मूवमेंट के लिए काम आता है। अब मूवमेंट आप दो डायरेक्शन में कर सकते हो, एक तो फ्लोर से लेके फ्लोर तक करोगे, फ्लोर से लेके फ्लोर तक करोगे, एक आप सेम फ्लोर पे करोगे। अगर आप सेम फ्लोर पे मूवमेंट करते हो तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। मतलब आप अपने घर में ही घूम रहे हो तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। आप क्या थे? थर्ड फ्लोर पे थे, फोर्थ फ्लोर पे चले गए, दैट मींस आप क्या कर रहे हो? वर्टिकल मूवमेंट कर रहे हो। तो आप दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, बोथ दोनों में आप मूवमेंट कर पाओगे। तो आपके पास हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया कितना होता है? 10 से 15% ऑफ प्लिंथ एरिया। 10 से 15% ऑफ प्लिंथ एरिया आप प्रोवाइड करते हो। ठीक है, अब आपके पास वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया कितना होता है? ये आपका डेटा कहीं पर 4 से 5, कहीं पर 3 से 5% भी आपको मिल जाएगा। 3 to 5% ऑफ प्लिंथ एरिया प्रोवाइड किया जाता है। 3 to 5% ऑफ प्लिंथ एरिया प्रोवाइड किया जाता है। अब देखो किसी एग्जाम में, मुझे एग्जाम का तो नाम याद नहीं है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया का ऑप्शन क्या माना था? कोई एग्जाम था जेई का जिसमें इसने 7% माना था, जिसमें इसने क्या माना था? 7% आंसर माना था। तो भाई 7% माना था, तो इस रेंज को हम मॉडिफाई कर देते हैं। इस रेंज को कितना याद रख लोगे? 7 से लेके 15% तक, और इसको कितना याद रख लोगे? 3 से लेके 5% तक। दोनों में से कोई भी आंसर आएगा, इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर एग्जाम में लगा देंगे। क्लियर यहां तक? चलो, फ्लोर एरिया क्या था? प्लिंथ एरिया में से वॉल एरिया को माइनस कर दो, दैट इज कॉल्ड फ्लोर एरिया। अब यहां पर हमारे पास क्या आया था? ध्यान देना, यहां पर ये चीज देखोगे तो आपके पास क्या आया था यहां पर? ये बताओ, प्लिंथ एरिया में से एरिया ऑफ वॉल माइनस करने पर मेरे को क्या मिल रहा था? फ्लोर एरिया। तो मेरे पास कारपेट एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया? फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया में से माइनस कर दूं आइटम्स, जो आइटम्स है, आइटम्स एक्सक्लूडेड, आइटम्स एक्सक्लूडेड इन आइटम एक्सक्लूडेड इन कारपेट एरिया। ठीक है, आइटम एक्सक्लूडेड इन कारपेट एरिया, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास कारपेट एरिया का एक फॉर्मूला और आ जाता है। मेरे पास कारपेट एरिया का एक फॉर्मूला और आ जाता है। अब इसके बाद में सेटबैक एरिया की बात करूं तो मिनिमम स्पेस कितना रिक्वायर्ड है, मिनिमम स्पेस कितना प्रोवाइड करते हैं, ये अलग अलग एरिया पर अलग अलग डेटा होता है। तो अभी तक एसएससी ने ये डेटा नहीं पूछा आपसे, तो आपको ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सेटबैक एरिया का डेटा होता है। इस एरिया को क्या बोलते हैं? सेटबैक एरिया। ये किस लिए होता है? फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ रोड के लिए प्रोवाइड किया जाता है। फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ रोड के लिए इसको क्या किया जाता है? प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में आपसे जो मेजर न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाता है वो यहां से फ्लोर एरिया रेशियो से पूछा जाता है। तो यहां पर फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है? दैट इज टोटल फ्लोर एरिया टू दैट टोटल प्लॉट एरिया। तो यहां पर फ्लोर एरिया बोल दो, फ्लोर एरिया रेशियो बोल दो, या फ्लोर स्पेस इंडेक्स भी बोल दो। इसको क्या बोला जाता है? एफएसआई के नाम से भी पूछा जाता है। तो भाई एफएसआई क्या हो गया? एफएसआई हो गया फ्लोर स्पेस इंडेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स कितना होता है? फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है? टोटल फ्लोर एरिया, सेम होता है, सेम फॉर्मूला होगा, टोटल फ्लोर एरिया टू द टोटल प्लॉट एरिया, टोटल प्लॉट एरिया। ये आपका होता है आपका फ्लोर स्पेस इंडेक्स के बारे में। क्लियर है? अब आपको क्या दे देगा? आपको G+5 दे दिया या G+6 दे दिया, तो ध्यान रखना G+6 जैसे ही दिया तो आपके पास टोटल फ्लोर कितने हो गए? 7। G+5 दिया तो आपके पास टोटल फ्लोर कितने हो गए? 6। तो एक फ्लोर का एरिया दे दिया 6 इंटू मान लो 500 दे दिया एक फ्लोर का एरिया, और प्लॉट का एरिया 1000 मीटर स्क्वायर दे रखा था। यहां से निकाल लो कितना आ जाएगा, यहां से आपके पास फ्लोर एरिया रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, तो यहां पर आपके पास इस चीज का ध्यान रखना है कि 6 आपको ध्यान से लेना है। आपको बोला 5 स्टोरी बिल्डिंग है तो 5 लो, आपको बोला G+6 है तो आपको उसके अकॉर्डिंग कंसिडर करना है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर कंसिडर करना है। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एस्टीमेट। कितने टाइप के एस्टीमेट होते हैं? टाइप ऑफ एस्टीमेट में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट,
रफ एस्टीमेट बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बोलते हैं, इसके काफी सारे नाम होते हैं। ये एक टाइप का क्या होता है, बहरूपिया होता है। बहरूपिया में क्या होता है, कोई चीज फिक्स नहीं होती। तो यहां पर आपके पास क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट है या रफ एस्टीमेट है। इसके फर्दर कितने टाइप हो गए आपके पास में, 4 टाइप। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, दूसरा क्यूबिकल रेट एस्टीमेट, तीसरा यूनिट रेट और फोर्थ वन टिपिकल बे एस्टीमेट। 4 मेथड हो गए। सिमिलरली डिटेल्ड एस्टीमेट है, यहां पर हर चीज की आप क्या करोगे, डिटेल प्रोवाइड करोगे। डिटेल प्रोवाइड करोगे तो इसका एक ही नाम होता है, दैट इज डिटेल्ड एस्टीमेट। रिवाइज एस्टीमेट आता है, सप्लीमेंट्री आता है, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री आता है, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट आता है। तो यहां पर हम इंडिविजुअल को डील करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं ये प्रिलिमिनरी एस्टीमेट की बात करता हूं, मतलब अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट की बात करता हूं, तो दोस्त क्या होगा, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट ओनली एडमिन लेवल पर प्रिपेयर किया जाता है। किस लेवल पर प्रिपेयर किया जाता है, ओनली एडमिन लेवल पर प्रिपेयर किया जाता है। भाई एडमिन लेवल पर प्रिपेयर करेंगे तो यहां पर ये क्या होगा, किसी भी प्रोजेक्ट के इनिशियल लेवल पर मुझे सैंक्शन लेना है, इनिशियल लेवल पर मुझे सैंक्शन लेना है, तो मैं इस एस्टीमेट को रेडी करूंगा और मैं इससे क्या कर लूंगा, इनिशियल लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो मैं यहां से ले लूंगा। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, यहां पर मुझे क्या मिलेगी, इसका नाम है अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट, इसीलिए मुझे अप्रोक्स कॉस्ट मिलेगी। एग्जैक्ट कॉस्ट का आइडिया नहीं होगा, एग्जैक्ट कॉस्ट वेरी कर सकती है, एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर एक्यूरेसी है वो आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी, लेस एक्यूरेट एस्टीमेट मिलेगा। चले आगे। अब यहां पर इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका फर्स्ट टाइप है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। अब प्लिंथ एरिया का पता है आपको, प्लिंथ एरिया क्या होता है, तो जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, प्लिंथ एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको पर मीटर स्क्वायर में आपको कॉस्ट दे रखी होगी उससे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आ जाएगी। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आ गई, ये आपकी क्या हो जाती है, प्रिलिमिनरी कॉस्ट हो जाती है। यही तो आपको निकालना है। फर्स्ट वन कंप्लीट। सेकंड वन क्यूबिकल मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड है। ये मोस्ट एक्यूरेट एस्टीमेट है, मोस्ट एक्यूरेट एस्टीमेट है किसमें, प्रिलिमिनरी में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बेस्ट कौन सा है, ये है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा देगा, आपको प्लिंथ एरिया दे देगा, आपको हाइट दे देगा, तो यहां पर आपके पास एक, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आ गया, आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब आपको एक फ्लोर का दे दिया, आपको बोलेगा 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो आप क्या करोगे, टोटल के लिए आपको क्या बोला, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, टोटल के लिए आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम को, तो 5V इसका टोटल क्यूबिकल कंटेंट आ गया, टोटल क्यूबिकल कंटेंट आ गया। टोटल क्यूबिकल कंटेंट को जो क्यूबिकल रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, अप्रोक्स कॉस्ट आ जाएगी। ये किसके लिए काम आता है, ये काम आता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए। किसके लिए काम आता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए काम आता है। ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए काम आता है। चले आगे। दूसरा यूनिट रेट एस्टीमेट, ये किस पर बेस्ड होगा, यूनिट क्वांटिटी पर, यूनिट क्वांटिटी पर बेस्ड होगा, जिसके लिए क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट को यूनिट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका यूज कहां होता है, जैसे हॉस्पिटल में होता है, सिनेमा घर में होता है, सिनेमा या थिएटर्स में होता है, तो यहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। टिपिकल बे मेथड, ये किसके लिए काम आता है, ये ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में काम आता है। ये इस पर पेमेंट जो होता है वो किस पर होता है, उसके स्पान पर या उसकी बे के बिहाफ पर किया जाता है। बे का मतलब क्या हो गया, उसकी स्पान के बिहाफ पर किया जाता है। तो आपके पास जो अप्रोक्स कॉस्ट निकल के आएगी वो जितनी नंबर ऑफ स्पान मतलब कितनी नंबर ऑफ बे है वो हमें पता होनी चाहिए और एक बे की रेट पता होनी चाहिए, मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, टिपिकल बे मेथड से अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। क्लियर। चले आगे। यहां पर आपका अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं डिटेल्ड एस्टीमेट की। दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट एस्टीमेट, मोस्ट एक्यूरेट एस्टीमेट होता है और इसके अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट पर, ईच एंड एवरी जो भी मटेरियल आपने यूज लिया उसकी क्वांटिटी भी मेंशन रहती है, उसकी क्वांटिटी भी मेंशन रहती है, उसकी रेट भी मेंशन रहती है और यहां पर हम क्या कर सकते हैं, डिटेल निकाल सकते हैं। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, डिटेल कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें एग्जैक्ट कॉस्ट निकल के आएगी, एग्जैक्ट कॉस्ट निकल के आएगी। अब ये 2 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट वन स्टेज होती है जहां पर हम क्या करते हैं, क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते हैं। यहीं पर आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड काम में लेते हो, सेंटर लाइन मेथड आप यहीं पर काम में लेते हो।
तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां से आप क्वांटिटीज निकाल लोगे, यहां से आप क्या कर लोगे, क्वांटिटीज निकाल लोगे। क्वांटिटीज जैसे ही आपने निकाली, उसको कहां ले जाओगे आप, सेकंड स्टेज में लेके जाओगे, अब्स्ट्रैक्ट शीट में रखोगे, जिसके अंदर रेट मेंशन रहती है। रेट मेंशन रहेगी, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपके पास क्या रहेगी, रेट मेंशन रहेगी। ठीक है सर, रेट मेंशन रहेगी तो यहां पर क्वांटिटी इंटू रेट मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हो, अमाउंट। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था एसएससी में एक बार, कि अमाउंट इनमें से कौन सी शीट या कौन सी स्टेज में होता है, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन था अब्स्ट्रैक्ट शीट, तो आपको यही देख के आंसर लगाना है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास है कि फर्स्ट स्टेज में मेजरमेंट शीट होती है, सेकंड स्टेज में आपके पास कौन सी शीट होती है, अब्स्ट्रैक्ट शीट होती है, और मेजरमेंट शीट आपको क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बताती है, जबकि अब्स्ट्रैक्ट शीट आपको अमाउंट देती है, टोटल खर्चा कितना लगने वाला है। ठीक है, ये आपको बताती है। फिर अगर मैं बात करता हूं रिवाइज एस्टिमेट मेथड की, तो अब देखो इसके टाइप ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट है, उसकी हम बात कर रहे हैं रिवाइज एस्टिमेट मेथड। इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास दो टाइप का रिवीजन निकल के आता है। अगर डिटेल्ड एस्टिमेट है, उसमें आपकी कॉस्ट 5% से फ्लक्चुएट कर गई, 5% से डेविएशन आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपका प्रीलिमिनरी एस्टिमेट था, क्या था, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट था, और उसका 10% से डेविएशन आ गया, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। दोनों डेटा नंबर ऑफ टाइम एग्जाम में पूछे हुए हैं, दोनों डेटा नंबर ऑफ टाइम एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। अब इसके बाद सप्लीमेंट्री एस्टीमेट की बात करूं, ये एक टाइप का फ्रेश डिटेल्ड एस्टीमेट होता है। जब कोई नया काम ऐड करना होता है या किसी काम को अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट होती है, तब हम यहां पर सप्लीमेंट्री एस्टीमेट काम में लेते हैं। ठीक है, चलो, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज मतलब ऊपर वाले दोनों का कॉम्बिनेशन, जहां आपको रिवीजन भी करना हो और नया काम भी ऐड करना हो, तो उस केस में आप क्या करते हो, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टीमेट काम में लेते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो जो जैसा है उसको वैसा ही बनाने के लिए, जैसे हम भी तो करते हैं ना, अपने रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए करते हैं ना काम। जैसे पार्लर जाते हो आप लोग, आप सैलून जाते हो, तो किसके लिए काम कर रहे हो, जिम जा रहे हो तो किसके लिए काम कर रहे हो, अपनी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए आप काम कर रहे हो। तो एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट आप जो जैसे हो उसको क्या करते हो, वैसा ही बनाए रखने को काम करता है। टू कीप स्ट्रक्चर इन प्रॉपर कंडीशन, ये किसके लिए काम आता है, पेंटिंग, पॉलिशिंग, मेंटेनेंस के लिए काम आता है। तो यहां पर आपका डिटेल्ड एस्टीमेट मतलब टाइप ऑफ एस्टीमेट भी खत्म हो जाता है। अब इसके लिए हमारे पास एडिशनल चार्जेस क्या लगते हैं, उसकी एक टेबल दे रखी है। कंटीजेंसी मतलब अचानक आने वाले चार्जेस, वो 3 से 5% लेते हैं। 3% आपका कौन लेता है, सीपीडब्ल्यूडी, और 5% कौन लेता है, आपका पीडब्ल्यूडी चार्जेस कंसिडर करता है। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट मतलब जब भी आप साइट एस्टेब्लिश करते हो, तो वहां पर आपको काफी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी गार्ड की, सबकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो आप 1 से 1.5 से लेकर 2% कॉस्ट से कवर करते हो। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट वन डिपार्टमेंटल कोस्ट। डिपार्टमेंटल कोस्ट तो यहां पर 10 से 15% ऑफ प्रोजेक्ट कोस्ट, मतलब ये एक तरीके से इंजीनियरिंग का चार्ज होता है। जो आपने इतना पैसा दिया ना घर वालों ने, वो कहीं ना कहीं तो वसूलोगे ना। तो यहां पर सर्वे का काम हो गया, ड्राइंग का काम हो गया, डिजाइनिंग का काम हो गया, वो डिपार्टमेंट की कॉस्ट लगती है 10 से 15%। बाकी आप लोग समझदार हो, एसएससी से जेई बनने जा रहे हो, तो ये चीज आपको पता है कि डिपार्टमेंट की कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, चलो, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई, सैनिटरी और वाटर सप्लाई के लिए 8% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट लिया जाता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी इतना ही लिया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के काम के लिए भी 8% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कंसीडर किया जाता है। इसके बाद में लेबर कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट लिया जाता है। इसका डेटा है अलग अलग जगह अलग अलग दे रखा है, तो मैं आपको एक रेंज दे रहा हूं, 25 से लेकर 35% तक वेरी करता है। ठीक है, अब इसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट है वो कितना होता है, 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। वो अपना प्रॉफिट पहले ही साइड में रख के चलता है, बोला काम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, 10% मुझे खाना है, मैं खाऊंगा इस प्रॉफिट को। क्लियर है, बात समझ में आई? जोर जोर से सबको बोल के स्कीम बता दो कि क्या करना है ना। अब इतना मैं नहीं बता सकता, इतना डिटेल में नहीं बता सकता। ये चीजें इतनी चमकाई हुई आप लोगों के जो मैराथन सेशन हुए थे उसमें चमकाई हुई है, जो डिटेल करवाया था उसमें भी चमकाई हुई है। सारे डेटा याद है, सिर्फ रिवाइज करो, देखो स्क्रीन की तरफ देखते रहो, सब याद आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास अप्रूवल कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ये आपका क्या होता है, एडमिन लेवल पर अप्रूवल की भाई हमारे पास इतना फंड है, हम काम करने के लिए अप्रूवल दे सकते हैं, पहला अप्रूवल। दूसरा क्या होता है, एक्सपेंडिचर सैंक्शन, ये कौन देता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देता है। भाई पैसा तो है
बट क्या हम इतना लोकेट कर सकते हैं इस चीज के लिए? उसके लिए होता है टेक्निकल सैंक्शन के लिए आपको डिटेल एस्टिमेट की रिक्वायरमेंट होती है। टेक्निकल सैंक्शन के लिए डिटेल एस्टिमेट की रिक्वायरमेंट होती है आपको। चलें इससे आगे चलते हैं। अब इसके बाद में स्केड्यूल ऑफ रेट्स, ये इसमें क्या क्या मेंशन होता है? सारी रेट मेंशन होती है, सारी क्वांटिटीज मेंशन होती है, मटेरियल्स के बारे में, लेबर को कितना चार्ज पे करना है, ये सारी मेंशन होती है। इसको कौन बनाता है? पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी बनाता है। अब इसकी बीएसआर का पूरा नाम क्या हो गया? बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स। एसएसआर का मतलब क्या हो गया? स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट्स। डीएसआर का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल ऑफ रेट्स। ये इसके कुछ नाम होते हैं। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। शेड्यूल ऑफ रेट से, शेड्यूल ऑफ रेट के बाद में हम आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या दिखेगा? हमारे पास दिखेगा यहां पर कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब आपके पास कोई लेंथ दे रखी है 10 मीटर, मतलब आपके पास क्या लेंथ आई थी? आपने मेजर किया 10.98754। अब इतना लंबा तो नहीं लिखेंगे ना, तो यहां पर डायमेंशन के लिए बताया गया अगर 25 मीटर तक है तो उसको आप डेसिमल के 2 डिजिट के बाद लिखो, तो मतलब 10.99 मीटर आप करके लिख दो, राउंड ऑफ करके खत्म है। अगर स्पैन आपका डायमेंशन है वो 25 मीटर से ज्यादा हो जाती है तो इसको क्या करेंगे? 10.1 मीटर, जैसे 28.9654 आ जाता, तो यहां पर 28.9 को क्या कर देते? राउंड ऑफ कर देते, और इसको हम क्या लिख देते? 29 मीटर। यहां पर 9 को राउंड ऑफ कर देते और ये क्या हो जाता? 29 मीटर, 29 मीटर हो जाते। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो एरिया को मेजर किया जाता है 0.01 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम को 0.01 मीटर क्यूब, रेनफोर्समेंट को 0.05 मीटर और थिकनेस ऑफ स्लैब को 0.005 मीटर। इंपॉर्टेंट टेबल है, याद कर लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहां पर अब हमारे पास में लास्ट टॉपिक आता है इसका कि अकॉर्डिंग टू देयर कॉस्ट क्या वैल्यू होती है पैटी वर्क की? 50,000 से कम, 50,000 से 2 लाख और ग्रेटर देन 2 लाख। ठीक है, ये एक रेंज होती है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ 20,000 का। 20,000 को किस में कंसीडर करोगे भाई? 20,000 किस में कंसीडर होगा? पैटी वर्क में कंसीडर होगा। इसके बाद हमें यहां पर अलग अलग एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं कि भाई 20,000 तक के को क्या बोलेंगे? पैटी वर्क। 20 से 1 लाख तक को क्या बोलेंगे? माइनर। और फिर 1 लाख से बड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मेजर वर्क। ठीक है, ये 2 एक्सप्लेनेशन है इसके। तो अकॉर्डिंग टू देयर यहां पर आप क्या करोगे? आपके पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आप कंसीडर कर लोगे। आकाश कह रहे हैं वुडवर्क को किसमें मेजर किया जाएगा? तो भाई वुडवर्क के 2 डेटा है, वुडवर्क के 2 क्वेश्चन आ रखे। एक बार तो उसने क्या दिया? एक बार तो उसने आंसर दे रखा है वुडवर्क के रिगार्डिंग, वुडवर्क के रिगार्डिंग 0.002 मीटर। एक बार आपको आंसर दे रखा है 0.002 मीटर क्यूब। तो अगर डायमेंशन में मेजर कर रहे हो, लेंथ में मेजर कर रहे हो तो 0.002 मीटर, और क्यूब वॉल्यूम क्वांटिटी में मेजर कर रहे हो तो 0.002 मीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ जो चीज जितनी कॉस्टली होगी, जो चीज जितनी कॉस्टली होगी उसको हम उतना प्रिसाइजली मेजर करेंगे, उतना हम उसको क्या करेंगे? प्रिसाइजली मेजर करेंगे। ठीक है, इस बात का हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। क्लियर है यहां तक? तो आपके पास यहां पर आपका फर्स्ट चैप्टर ओवर हो जाता है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ एस्टिमेट के बारे में देख लिया। अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। सेकंड चैप्टर क्या हो गया? स्पेसिफिकेशन एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेरे हिसाब से मैंने पहले चैप्टर में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, मैक्सिमम 99% टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। इससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा, तो आप इसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर सकते हो। और जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम मुझे इस पे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो ये मेरा टेलीग्राम है। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो? यहां पर आपको कोई भी डाउट है तो इससे रिगार्डिंग मुझसे पूछ सकते हो। चले आगे। ठीक है, बात समझ में आई? चले चलो, अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज स्पेसिफिकेशन एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट वन जनरल स्पेसिफिकेशन क्या होती है, सेकंड वन डिटेल स्पेसिफिकेशन क्या होती है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर जनरल स्पेसिफिकेशन है जो वेरियस आइटम ऑफ वर्क को डिफाइन करेगा। डिटेल स्पेसिफिकेशन में डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे। जनरल में क्या करेंगे? ये मटेरियल क्वांटिटी और प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल को डिफाइन करता है। ये स्पेसिफाई करता है कि क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल के साथ साथ वर्कमैनशिप क्या अडॉप्ट की जाती है, वर्कमैनशिप क्या अडॉप्ट की जाती है, तो इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। ये जनरल आइडिया ऑफ वर्क देता है, ये डिटेल आइडिया ऑफ वर्क दे देता है। इसके बाद में ये ये किस लिए काम आता है? आपके पास जनरल जो स्पेसिफिकेशन है ये काम आती है आपकी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए, जबकि डिटेल एस्टिमेट काम आता है आपको डिटेल्ड एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए। ये दोनों अपने आप में दोनों काम आते हैं अलग अलग जगह पर। इसका मतलब जनरल स्पेसिफिकेशन से आपको ये पूछ ले ये किस लिए काम आता है, ये जनरल स्पेसिफिकेशन किस लिए काम आती है? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए।
ध्यान देना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए काम आती है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ये किस लिए काम आती है? टेक्निकल सैंक्शन के लिए काम आती है। ये किस लिए काम आती है? टेक्निकल सैंक्शन के लिए काम आती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ये दो नए पॉइंट और ऐड कर लेना अपने नोट्स में, ये अब तक मैंने कहीं मेंशन नहीं करवाए थे। ठीक है, चलो इसके बाद में यूनिट ऑफ मेजरमेंट की तरफ चलते हैं। तो अगर कोई भी मास वर्क है, कोई भी ह्यूज क्वांटिटी में वर्क हो रहा है, ह्यूज क्वांटिटी में वर्क हो रहा है, तो उसको हम किस में मेजर करेंगे? उसको हम किस में मेजर करेंगे? मीटर क्यूब में। अगर कोई भी सैलो या थिन सेक्शन है जिसमें आपने डायमेंशन स्पेसिफाई कर दी, जैसे डीपीसी, क्या कर देते हो? 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। जैसे स्लैब, स्लैब में आप थिकनेस स्पेसिफाई करते हो 75 mm है, 100 mm है, तो इन सबका जो मेजरमेंट है वो किसमें किया जाता है? मीटर स्क्वायर में। लॉन्ग एंड थिन वर्क, लॉन्ग एंड थिन वर्क, इसमें क्या करते हो? दो डायमेंशन को स्पेसिफाई करते हो, दो डायमेंशन को स्पेसिफाई करते हो, जिसको हम रनिंग मीटर में, जैसे पाइप हो गया, जैसे पाइप हो गया, पाइप में क्या रहता है? बहुत ही थिन डायमेंशन रहती है। थिन डायमेंशन का जो मेजरमेंट है, थिन डायमेंशन का जो मेजरमेंट है उसके हम बात करेंगे लॉन्ग एंड थिन वर्क में, तो वो हम किस में मेजर करेंगे? रनिंग मीटर में। और पीस वर्क को किस में मेजर किया जाता है? नंबर में। और जब भी कभी हम वेट की बात करते हैं, भार की बात करते हैं, या वेट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मास, मास का मतलब यहां पर क्या ले रहे हैं? द्रव्यमान। यहां पर क्या ले रहे हैं? द्रव्यमान। तो इसका मेजरमेंट हम किस में करते हैं? क्विंटल। इसका मेजरमेंट हम किस में करते हैं? क्विंटल में करते हैं, किलोग्राम में करते हैं, डिपेंड ऑन क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने यहां पर ये देखा कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट और स्पेसिफिकेशन में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूं, टेबल आप लोग अपने नोट से रेफर कर लेना कि किसको किसमें मेजर किया जाता है। फिर भी मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट चलते हैं, प्लास्टरिंग को मेजरमेंट किसमें किया जाता है? मीटर स्क्वायर में। प्लास्टरिंग का मेजरमेंट किसमें किया जाता है? मीटर स्क्वायर में। और इसका इनसाइड जो प्लास्टर की थिकनेस है 12 mm, और आउटसाइड वॉल पर प्लास्टर की थिकनेस को 20 mm रखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में प्रोटेक्ट्स मैसनरी फ्रॉम वियर एंड टियर, ये मैसनरी को प्रोटेक्ट करता है, इसका जनरल जो मेजरमेंट है वो मीटर स्क्वायर में है। अब यहां पर बात चल रही है कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, तो आपको मैंने पीवाईक्यू सेशन कराया, आपको आपकी क्लासेज हुई है, वहां पर भी मैंने क्वेश्चन ऐड करवाए हैं। अभी भी आप लास्ट टाइम पर आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, तो अब भी आप क्या अपनी तैयारी के लिए, अपने एग्जाम के लिए आप सीरियस नहीं हो? आपको पता है कि लैंग्वेज बोलता जा रहा हूं, अब इतना पॉसिबल नहीं है कि 2 घंटे, 50 घंटे के सब्जेक्ट को 2 घंटे में लाना और उसमें भी क्वेश्चन करवाना, ये थोड़ा कम पॉसिबल है, सॉरी फॉर दैट। चलो, ब्रिक वर्क का जो मेजरमेंट है वो मीटर क्यूब में किया जाता है। ब्रिक वर्क का जो मेजरमेंट है वो किस में किया जाता है? मीटर क्यूब में। अगर थिकनेस ब्रिक की लेस देन 10 सेंटीमीटर है, देखो यहां पर लेस देन नहीं है, यहां पर आपका ग्रेटर देन का साइन होगा, मिसप्रिंट है, ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर क्यूब में करेंगे, और लेस देन इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर स्क्वायर में, जैसे पार्टीशन वॉल, हनीकॉम ब्रिक वर्क, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? अब इसके बाद में नेक्स्ट वन, प्लास्टरिंग में क्या पूछ रहे सर? प्लास्टरिंग में 2 से मल्टीप्लाई करना है, करना ना बोले, हाँ ध्यान रखना, प्लास्टर में जब तक आपको वन साइड वॉल या आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जाए तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो वन साइड के बिहाफ पर मिलेगा या बोथ साइड के बिहाफ पर मिलेगा, कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा। तो ध्यान देना है कि वन साइड पे आंसर आ रहा है, टू साइड पे आ रहा है, पहले वन साइड से निकाल लो, फिर टू साइड से निकाल लो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं कंक्रीटिंग, तो कंक्रीटिंग में आपका जो मेजरमेंट है वो मीटर क्यूब में, किसका? आरसीसी, पीसी, सीसी, प्रीकास्ट, आरसीसी छज्जा, लाइम कंक्रीट, इन सब का जो मेजरमेंट है वो किस में करते हैं? मीटर क्यूब में किया जाता है। इसके बाद में डीपीसी है, उसका मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में किया जाता है। उसके अलावा कंक्रीट जाली, कंक्रीट फ्लोर एंड जेफरीज, इन सब का जो मेजरमेंट है वो मीटर स्क्वायर में किया जाता है। आपको यहां पर ये ध्यान रखना है, इन सब का जो मेजरमेंट है वो किस में किया जाता है? मीटर स्क्वायर में। अब बात करते हैं अर्थवर्क की। अर्थवर्क में क्या है? ये डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन पे डिपेंड करता है। जब तक आपको डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा दोगे। अगर जनरलाइज पूछे कि अर्थवर्क का मेजरमेंट किस में किया जाता है, दैट इज इन मीटर क्यूब में। अब इसके बाद में डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन अगर 30 सेंटीमीटर से कम है और उसकी विड्थ 1.5 मीटर से ज्यादा है तो उसका जो मेजरमेंट है वो किस में किया जाएगा? मीटर स्क्वायर में। क्लियर है? या फिर अगर ओनली आपको डेप्थ स्पेसिफाइड है तो भी डेप्थ अगर लेस देन 30 सेंटीमीटर है तो उसको हम सैलो कंसीडर करेंगे, सैलो अर्थवर्क कंसीडर करेंगे, और उसका जो मेजरमेंट है वो किस में करेंगे? मीटर स्क्वायर में करेंगे। अब यहां पर अर्थवर्क के लिए जो लीड और लिफ्ट की वैल्यू ली जाती है, लीड की वैल्यू
30 मीटर और लिफ्ट की वैल्यू 1.5 मीटर ली जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में लीड की वैल्यू क्या हो गई, एवरेज डिस्टेंस, मतलब आपने क्या किया, मटेरियल आपका यहां था, मटेरियल आपने क्या किया, यहां से एक्सकेवेट किया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां पर आपने इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे लीड, और जितना आपने इसको वर्टिकली लिफ्ट कराया, वर्टिकली प्लेस किया, इसको हम बोलेंगे लिफ्ट। तो मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को लीड बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जितनी डिस्टेंस पर हमने मटेरियल को ट्रांसफर किया दैट इज कॉल्ड लीड, और जो वर्टिकल डिस्टेंस में जितना उसको लिफ्ट किया मटेरियल को, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस में, वर्टिकल हाइट में जितना उस मटेरियल को रखा उसको हम बोलेंगे लिफ्ट। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट वन, अगर मैं स्टील की बात करूं तो स्टील वर्क में आपसे क्या पूछ सकता है, डेंसिटी, जनरली कितना प्रोवाइड करते हो, क्योंकि आप आरसीसी में इसका अलग डेटा पढ़ते हो, काफी बार एस्टिमेशन का डेटा आ रखा है, तो आपके पास क्या आ जाता है, जनरली जो इसके पास कितना प्रोवाइड करते हैं, अगर आपसे पूछ ले रेनफोर्समेंट, तो 0.6 से लेके 1% ऑफ टोटल एरिया प्रोवाइड कर देते हैं, ये थंब रूल के अकॉर्डिंग है, इसका कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, 0.6 से लेके 1% हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद में दूसरा कि वेट ऑफ स्टील निकालना है 1 मीटर लेंथ में, तो आपके पास 0.00617 डी स्क्वायर, वेयर डी इज द डाया ऑफ बार, डी इज द डाया ऑफ बार, जिसको हम किस में लेंगे, एमएम में रखेंगे। यहां पर आपके पास आता है इसको डी स्क्वायर अपॉन 162, ये भी इसका आंसर है केजी पर मीटर। 1 मीटर में निकाल लो, 5 मीटर में रखना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 में रखना है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि ये बिल्डिंग कंपोनेंट है, ये आपका एक बिल्डिंग कंपोनेंट है, इसके कोरेस्पोंडिंग क्वांटिटी ऑफ स्टील बताओ। रेंज पूछी हुई है काफी एग्जाम में, लिंटेल या स्लैब, उसके बारे में अगर बात करें तो यहां पर 0.7 से लेके 1% तक, 0.7 से लेके 1% की रेंज में हम क्वांटिटी ऑफ स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। अगर हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है तो हम थंब रूल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। बीम के अंदर कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, 1 से लेके 2% तक, 1 से लेके 2% तक। आप देखो ये सारी रेंज आपके आरसीसी का जो कोड है ना, आरसीसी का जो कोड है उसी की रेंज में है सारी वैल्यूज, इसीलिए इसको क्या बोला गया, ये थंब रूल की वैल्यूज है, और ये सारी कहां से आती है, प्रैक्टिकल पर्पज से आती है। प्रैक्टिकल जब आप एक्सप्लेन कर प्रैक्टिकल चीजों को अप्रोच करते हो वहां से आती है। चलो अब इसके बाद में अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम में क्या आता है 1 से लेके 5%, और फाउंडेशन और फुटिंग में अगर बात करते हैं तो 0.5 से लेके 0.8% यहां पर कंसीडर किया जाता है। ये आपके पास थंब रूल के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड किया जाता है उसकी वैल्यूज है। नेक्स्ट चलते हैं कि वुडवर्क कितना प्रोवाइड, वुडवर्क के लिए क्या है, जनरल क्वांटिटी मीटर क्यूब में। अगर आपको थिकनेस 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो आप क्या करोगे, यहां पर मीटर क्यूब में, लेस देन इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है तो मीटर स्क्वायर में। स्टोन को मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, फ्लोरिंग को मीटर स्क्वायर में, क्योंकि फ्लोरिंग की थिकनेस स्पेसिफाई होती है, फ्लोरिंग की थिकनेस स्पेसिफाई होती है। फ्लोरिंग आपके पास जनरल फ्लोरिंग है वो 25 से लेके 50 mm तक प्रोवाइड की जाती है, मतलब 2.5 से लेके 5 सेंटीमीटर जनरल थिकनेस ऑफ फ्लोरिंग होती है, जनरल थिकनेस ऑफ फ्लोरिंग होती है। ठीक है, जनरल थिकनेस ऑफ फ्लोरिंग होती है, तो इसका जो मेजरमेंट है वो हम किस में करते हैं, जनरल का मीटर स्क्वायर में, इसीलिए यहां पर मीटर स्क्वायर लिखा है। ठीक है, जो यहां पर डोमिनेट करेगा वो वैल्यू हम यहां पर लिखते हैं। चले आगे, इसके बाद में यहां पर अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट रूल विड्थ शुड बी मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली। सबसे पहले हम किसको मेजर करते हैं, विड्थ को एक्यूरेटली, देन लेंथ को, और देन हम हाइट को मेजर करते हैं। ये हमारा मेजरमेंट रूल के अकॉर्डिंग होता है। चलो नेक्स्ट वन यहां पर अगर हम बात करते हैं रूल्स ऑफ डिडक्शन कितना लिया जाता है, तो आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं, इसमें से सारी वैल्यूज तो पढ़ रखी है आपने, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में आपसे यहां से पूछा गया है कि ओपनिंग कितनी होगी तब तक हम ब्रिक मैसनरी, कोई भी मैसनरी वर्क में कोई भी डिडक्शन नहीं करते, दैट मींस 0.1 मीटर स्क्वायर या 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, लिंटेल और छज्जा के लिए नहीं करते, और एंड ऑफ बीम, सॉफिट, राफ्टर, पर्लिन, इसके लिए 0.05 मीटर स्क्वायर मतलब 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तक होगा, तो भी हम कोई डिडक्शन नहीं करते। नो डिडक्शन फॉर बेड प्लेट, वॉल प्लेट, बियरिंग प्लेट 10 सेंटीमीटर थिकनेस की अगर ये अवेलेबल है तो हम इसके लिए भी कोई डिडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं प्लास्टिक में बात करूं तो प्लास्टिक में याद रखना है 0.5 मीटर स्क्वायर तक ओपनिंग का एरिया है तो कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे, नो डिडक्शन। अगर आपके पास 0.5 से लेके 3 मीटर स्क्वायर तक का एरिया ओपनिंग का, तो वन फेस के लिए डिडक्शन करेंगे। किसके लिए, वन फेस के लिए ग्रेटर देन 3 मीटर स्क्वायर है
तो हम बोथ फेसेज के लिए डिडक्शन करेंगे। अब आपको यहां से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, तीसरा, व्हाइट वॉशिंग, कलरिंग, डिस्टेम्परिंग। इसके लिए आपके पास और भी काफी सारे डेटा हैं, बट मैंने यहां पर सिर्फ 3 डेटा मेंशन किए हैं। जैसे जीआई शीट है, एसी शीट है। अगर दोनों कोरुगेटेड शीट है, कोरुगेटेड का मतलब वहां पर कोरुगेशन कुछ इस तरीके से प्रोवाइडेड है, तो यहां पर आपका जो जीआई शीट है उसके पास एरिया इंक्रीज किया जाता है 14% से एक फेस का। ये किसके लिए? वन फेस का। ठीक है, दोनों फेस का करना होगा तो कितना हो जाएगा? 28%। दोनों फेस का करना होगा तो कितना हो जाएगा? 28% एरिया इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? दोनों फेस को ऐसा नहीं कि एक का 14% होता है, दो का करना है तो एक का यहां पर आप कर दो, यहां पर फैक्टर 1.14 आ रहा है, दो का करना है 1.28 कर दो। ऐसे मत कर देना, आपको क्या करना है? 1.14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, या 2 में ऐड करना है 2.28, मतलब यहां पर 0.28 को ऐड करना है। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि आपको क्या कंसीडर करना है। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं जीआई शीट और एसी शीट की, सेमी कोरुगेटेड है तो 10% हम काम में लेंगे, दोनों में से कोई भी हो। यहां पर अगर मैं बात करता हूं 20% कोरुगेटेड है, तो यहां पर एसी शीट में हम 20% वन साइडेड का एरिया इंक्रीज करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आई यहां तक? कोई बात नहीं, नहीं समझे तो ठीक है नीतीश जी, कोई बात नहीं, नहीं समझे तो चलो। इफ वर्क इज कैरिड आउट ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड के लिए आपको क्या करना है? एरिया कोफिशिएंट जो आपको दे रखे थे उनको जस्ट डबल कर देना है। एरिया कोफिशिएंट को क्या कर देना है? जस्ट डबल कर देना है। ठीक है, हाँ यहां पर सेमी कोरुगेटेड में दोनों एक ही है। यहां पर क्या बोल रखा है? जीआई और स्टील शीट। हाँ, जीआई और गैल्वेनाइज्ड आयरन और स्टील शीट के लिए एक ही फैक्टर होता है। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद में बीबीएस की बात करते हैं। स्टील वर्क में बार बेंडिंग स्केड्यूल है। आप ये जो नाम लिखे हुए लोकेशन, साइज, बेंडिंग डिटेल, मार्क, लेंथ, टाइप और नंबर, ये आप देख के बता सकते हो, ये आप देख के बता सकते हो किसी भी रेनफोर्समेंट से। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं बेंटअप बार की, तो इसमें हम क्या नहीं बता सकते? इसकी बेंडिंग डिटेल्स को नहीं बता सकते हो। आप इतने डेटा में से क्या नहीं बता सकते हो? बेंडिंग डिटेल्स को देख के नहीं बता सकते हो। क्लियर है? बात समझ में आई? तो यहां पर बेंडिंग डिटेल्स को देख के नहीं बता सकते, तो बेंडिंग डिटेल हमने क्या किया? एक बेंटअप बार दिखाई, और उसकी कैलकुलेशन के लिए हमने थीटा के लिए कितनी एडिशनल लेंथ आती है वो हमने एक टेबल में मेंशन कर दी। और एडिशनल लेंथ ड्यू टू बेंट, बेंट के कारण से कितनी आती है? डी अपॉन साइन थीटा माइनस डी अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद में थीटा 30 डिग्री है, 30, 45, 60, 90 किसी पर भी बेंड कर सकते हो। तो एडिशनल लेंथ फॉर वन साइड, फॉर वन बेंट के लिए कितनी होती है? 0.27 डी, 0.42 डी, 0.57 डी, 0.89 डी। डी क्या है आपका? डी इन दोनों के बीच की क्लियर डिस्टेंस है यहां पर। क्लियर है? चलो, ये आपको एंगल ऑफ बैंड दे रखा है। अब हुक लेंथ, हुक लेंथ जब हम आरसीसी में बात करते हैं तो हुक लेंथ वहां पर हमें क्या करती है? एंकरेज प्रोवाइड करती है। वहां पर हमें क्या करती है? एंकरेज प्रोवाइड करती है। वहां पर हमारा पर्पज होता है कि वहां पर हमें स्ट्रेंथ मिले, वहां पर हमें कौन सी स्ट्रेंथ मिले? बॉन्ड स्ट्रेंथ में वो पार्टिसिपेट करती है। जबकि यहां पर हम एडिशनल लेंथ के लिए हुक लेंथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये डेटा है 6, 9, 5 और 12। अगर हुक आपने 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 45 या 130 डिग्री पर प्रोवाइड, 135 डिग्री पर प्रोवाइड कर रखी है, तो 6, 9 एंड 12। ठीक है, यहां पर 6, 9 एंड 12 ये तीनों वैल्यूज आपको वहां पर मिल जाती है हुक लेंथ की। क्लियर? चलो, इसके बाद में नेक्स्ट वन, यहां पर आपके पास ये आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे ये पूछा जाता है एज सोलिंग में कितनी ब्रिक प्रोवाइड करते हो, फ्लैट सोलिंग में कितनी प्रोवाइड करते हो? 54 एंड 32। फ्लैट सोलिंग में क्या हो जाएगा? 54, मतलब एज सोलिंग में 54, फ्लैट सोलिंग में 32। क्या करते हो? एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई ब्रिक का फ्लैट एरिया। यहां पर अगर फ्लैट निकालना है, फ्लैट सोलिंग निकालनी है तो फ्लैट एरिया, और अगर एज सोलिंग निकालनी है तो एज एरिया पुट करते हो। ठीक है, एज एरिया पुट करते हो तो एरिया कितना आपका? एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर में हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां पर आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। ये वैल्यू कितनी है? 54 एंड 32। कभी कभी किसी एग्जाम में ये 34 भी दे देता है, तो 34 भी इसका आंसर सही है। अगर 32 नहीं मिले तो यहां पर आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पर 34 भी आप आंसर लगा दोगे। क्लियर? ये आपका सेकंड चैप्टर खत्म हो जाता है। यहां पर आपका सेकंड चैप्टर स्पेसिफिकेशन एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद में
इसके बाद में यहां पर रेट एनालिसिस की बात करते हैं। यहां पर रेट एनालिसिस की बात करते हैं। रेट एनालिसिस क्या है? यहां पर हम रेट डिटरमाइन करेंगे कि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमें कितनी रेट देनी है, मतलब कितनी रेट है उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर कॉस्ट पता कर लेते हैं, फाइनल कॉस्ट पता कर लेते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कितनी आ रही होगी, वो हम यहां से निकाल सकते हैं। तो यहां पर इसका पर्पज क्या हो गया? प्रोजेक्ट कॉस्ट को डिटरमाइन करना, एक्चुअल कॉस्ट को डिटरमाइन करना, और हम फिजिबिलिटी भी निकाल सकते हैं कि हमें कौन से रिसोर्सेज को कहां शिफ्ट करना है, कौन सा रिसोर्सेज कहां वेस्ट हो रहा है, तो वो हम यहां पर निकाल सकते हैं मॉडिफाई करने के लिए। और जो रेट कॉन्ट्रैक्टर ने दी है क्या वो सही आती है, क्या वो सही दी है, तो उसको भी चेक करने के लिए इसको प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद में यहां पर एनालिसिस ऑफ रेट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है? काम पर डिपेंड करेगी, मटेरियल पर डिपेंड करेगी, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगी, उसकी कॉस्ट पर डिपेंड करेगी, लेबर पर डिपेंड करेगी, उसके वेजेस पर, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन पर, साइट पर, प्रॉफिट कितना चार्ज किया गया है, ओवर हेड चार्जेज कितने हैं, ओवर हेड चार्जेज मतलब ऊपर से लगने वाले चार्जेज कितने हैं, एस्टेब्लिश करने के चार्जेज कितने हैं, इन सबको हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो टैक्सेज की, तो टैक्स भी देखते हैं क्योंकि यहां पर म्युनिसिपल टैक्स लगता है, वेल्थ टैक्स लगता है प्रॉपर्टी पर, ये सारे जो टैक्सेज लगते हैं ये इनको भी कंसीडर किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो रेट को अफेक्ट करती है, जो सारी चीजें वो रेट को अफेक्ट करती है। अब इसके बाद में आउटटर्न आता है आपके पास, एक नेक्स्ट टर्म क्या आती है? आउटटर्न। आउटटर्न क्या होता है कि एक जो लेबर है, स्किल्ड लेबर है, उसने 8 घंटे में 8 आवर्स में कितना काम करके दिया, कितना वर्क उसने एग्जीक्यूट किया, उसकी जो क्वांटिटी होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? उसी को हम क्या बोल देते हैं? आउटटर्न। अब हमें एक दिन का काम पता चल जाए, हमें पता है टोटल क्वांटिटी कितना है, तो यहां पर हम नंबर ऑफ लेबर निकाल सकते हैं। यहां पर आप नंबर ऑफ लेबर निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ लेबर भी हम यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो ये आपके सामने कुछ टेबल दे रखी है, टेबल मैंने इसमें मेंशन कर दी कि किस आइटम में कितना आपको क्वांटिटी मिलती है, पर डे एक मैसन कितना काम कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट सारी क्वांटिटीज इस नोट्स में मेंशन्ड है। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद में ये सारी क्वांटिटीज मेंशन्ड है यहां पर, ये सारे आपको नाम एक बार रिवाइज कर लेने हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो यहां पर आपके पास क्या आ जाता है? लीड और लिफ्ट को अब हम दोबारा पढ़ेंगे। क्यों पढ़ने की जरूरत आई? तो देखना यहां पर क्या है, मोर्टार की डिलीवरी कर रहे हो 5.5 मीटर क्यूब में, ब्रिक की डिलीवरी कर रहे हो 4200 में। अब आप उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आप उसको वैल्यू, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, वर्टिकल डायरेक्शन में भी कर सकते हो। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर हॉरिजॉन्टल करोगे तो लीड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, वर्टिकल करोगे तो लिफ्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और इसी के अकॉर्डिंग यहां पर आपके पास पेमेंट देना है। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या देना है? पेमेंट देना है। ठीक है, इस टेबल से क्वेश्चन आते हैं, तो टेबल में अब मैं डेटा रिपीट करूं इतना टाइम नहीं है, टेबल आपको ही याद करनी है, तो याद आप कर सकते हो इसको आराम से। ठीक है, और अब लीड की बात करते हैं। तो लीड को बताया था कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे जिस डिस्टेंस पर, उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम लीड बोलेंगे। अब क्या होगा, जरूरी थोड़ी ना है कि हमारे पास जैसी रोड है, रोड हमेशा सेम मिले हर जगह। किसी जगह मेटल रोड मिल सकती है, मतलब बहुत स्मूथ मिल सकती है, किसी जगह सैंडी रोड मिल सकती है, किसी जगह कार्ड्स रोड मिल सकती है। तो यहां पर आपके पास में क्या होता है, यहां पर आपके पास में अलग अलग टाइप की रोड मिल सकती है। क्लियर है? सैंडी होगी तो उसके लिए अलग फैक्टर होता है, कार्ड्स होती है तो उसके लिए अलग फैक्टर होता है। तो यहां पर आपके पास एक मॉडिफिकेशन फैक्टर दे रखे कि मेटल सरफेस है तो 1 होगा, सैंडी सरफेस है 1.4 होगा, और कार्ड सरफेस मतलब जहां पर मोरम रोड होती है ना, WBM वाटर बाउंड मैकेडम रोड होती है, उनकी हम बात कर रहे हैं, वो ना तो कच्ची रोड होती है ना पक्की रोड होती है, बीच की जो रोड होती है उसके लिए वैल्यू कितनी होती है? 1.1 कंसीडर करते हैं। इसका मतलब कि अगर हमारी मेटल सरफेस है उसके अलावा कोई भी रोड होगी तो हमारा काम में जो मिलने वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में मूवमेंट के अगेंस्ट जो मिलने वाला रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है। इसीलिए लिफ्ट क्या होता है, लिफ्ट आपको वर्टिकल डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आता है, बट लिफ्ट के लिए कोई पेमेंट मेथड नहीं है। हमें किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा? लीड के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए लिफ्ट को क्या कर लिया जाता है? इक्विवेलेंट लीड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इक्विवेलेंट लीड के लिए भी आपको एक टेबल दे रखी है कि आपकी अगर लेस देन 3.6 मीटर है तो यहां पर आप क्या करोगे? लिफ्ट की वैल्यू को
10 से मल्टीप्लाई कर लोगे। लिफ्ट की वैल्यू को यहां पर आपके पास में 3.6 से लेके 6 मीटर ग्रेटर देन 6 के लिए आपको तीनों के लिए डेटा दे रखा है। लिफ्ट इंटू 10, लिफ्ट का स्क्वायर इंटू 8.3 और लिफ्ट इंटू 20 की एक टेबल है, ये भी डेटा आप याद कर लेना। क्लियर है? बात समझ में आई? क्लियर है? चले आगे। अब इसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल की अगर मैं बात करता हूं तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना हो गया 1440 केजी पर मीटर क्यूब। मास ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट कितना हो गया 50 केजी। वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट कितना लिया जाता है 0.034 मीटर क्यूब। नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट कितना लिया जाता है 28.8 बैग्स हम इसको कंसीडर करते हैं। चले आगे। अब इसके बाद में हमें कन्वर्जन देखना है, तो कन्वर्जन कितना होगा। अब हमारे पास में मटेरियल्स की कैलकुलेशन करनी है। मटेरियल्स की जब हमें कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट आती है तो वहां पर सबसे पहले हम क्या देख लें, आरसीसी और पीसीसी। आरसीसी देखो हमेशा क्या होगा, ड्राई वॉल्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ड्राई वॉल्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेट वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम से ज्यादा होता है, क्योंकि ड्राई वॉल्यूम में क्या होता है, वॉइड होते हैं। वॉइड किस फॉर्म में होते हैं, एयर की फॉर्म में। तो यहां पर जो स्पेस है वो कौन ले लेता है, वेट वॉल्यूम में वाटर कंज्यूम कर लेता है, तो वहां पर स्पेस कुछ कम हो जाता है, स्पेस कुछ कम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आरसीसी और पीसीसी के लिए ड्राई जो कंक्रीट है वो कितने टाइम्स होती है, 1.52 से लेके 1.54 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट कंसीडर की जाती है। 1.52 से लेके 1.54 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट कंसीडर की जाती है। अगर मैं यहां पर ब्रिक वर्क की बात करूं, आपको यहां पर कैलकुलेशन किससे करनी है, आप 1.52 से भी कर सकते हो, 1.54 से भी कर सकते हो, आप दोनों से कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई एक आंसर आपको वहां पर मिलेगा। क्लियर है? बात समझ में आई? अब इसके बाद में अगर हम आगे बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास में क्या आ जाता है, ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क में क्या है, 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक्स होते हैं, 500। एक ब्रिक की साइज कितनी होती है, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 1 मीटर क्यूब में जो ब्रिक आती है उसका वॉल्यूम कितना आ गया, 0.7695 मीटर क्यूब। तो यहां पर हमारे पास मोटार का वॉल्यूम कितना आ गया, वेट मोटार का वॉल्यूम आ गया 0.2305 मीटर क्यूब, जिसमें हमने कोई भी वेस्टेज ऑफ मोटार कंसीडर नहीं किया। अब इसके बाद में अगर हम बात करें क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटार, क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटार निकालना है इस वेट मोटार से, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 1.25 से लेके 1.3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 0.2305 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.25 से लेके 1.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसमें अगर 20% वेस्टेज कंसीडर करते हैं, 20% वेस्टेज कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास ये जो डेटा है 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक मैसनरी में आपके पास जो ड्राई मोटार है वो 0.28 से लेके 0.35 मीटर क्यूब तक वेरी करता है। ये हमें ये पता चल गया कि 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक मैसनरी है, उसमें 0.28 से लेके कहां से कहां तक लेके 0.28 से लेके 0.35 तक वेरी करता है। ये डेटा अब आप इसको अगर 1.3 से निकालोगे तो ये 0.29 से लेके 0.36 तक वेरी करता है। तो ये कोई इतना कोई वेरिएशन में दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप जो बात करने वाले हो 0.28 से लेके 0.35 या फिर 0.29 से लेके 0.36, ये नो वेस्टेज कंडीशन है, ये वेस्टेज वाली कंडीशन है जिसमें आप 20% वेस्टेज को कंसीडर करके चलते हो। चले आगे। अब इसके बाद में स्टोन मैसनरी की बात करें तो स्टोन कितना रिक्वायर्ड होता है 1 मीटर क्यूब ऑफ स्टोन मैसनरी के लिए, दैट इज 1.25 मीटर क्यूब स्टोन रिक्वायर्ड होता है। अब इसके बाद में चाहे वो रैंडम रबल हो, चाहे आपको कोई भी मैसनरी दे रखी हो, रैंडम रबल दे रखी हो, चाहे आपको क्या दे रखी हो, एस्लर दे रखी हो, चाहे आपको क्या दे रखी हो, एस्लर मैसनरी दे रखी हो, आपके पास वैल्यू कितनी आती है 1.25 मीटर क्यूब। अब रैंडम रबल स्टोन मैसनरी है तो इसके लिए ड्राई वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होता है 1 मीटर क्यूब में, 0.42 मीटर क्यूब, और एस्लर के लिए कितना रिक्वायर्ड होता है 0.25 मीटर क्यूब। क्योंकि इसके जॉइंट फाइनर होते हैं इसीलिए यहां पर मोर्टार की रिक्वायरमेंट कम होती है, इसके जॉइंट वाइडर होते हैं इसीलिए यहां पर मोर्टार की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसके जॉइंट वाइडर होते हैं इसीलिए मोर्टार की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, 1.3 कंसीडर कर लेते हैं। कौन सा स्टैंडर्ड है मेन एग्जाम में, देखो ये जो वैल्यू है कौन से में, इसमें अगर प्लास्टर की बात कर रहे हो तो 1.25 से लेके 1.3 बताया है। ठीक है, 1.25 से लेके मतलब मोटार की बात कर रहे हो तो 1.25 से लेके 1.3 बताया है। तो यहां पर आपको इसकी रेंज में आपको एक आंसर मिलेगा, इस रेंज में आपको एक आंसर मिलेगा। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, जनरली हम 1.3 से करते हैं, क्यों, राउंड ऑफ कैलकुलेशन हो जाती है इसलिए थोड़ा इजी रहता है, 1.25 से थोड़ा टफ रहता है। प्लास्टर के लिए बात करते हैं तो प्लास्टर के लिए 1.55 से लेके
लेते हैं, एक फैक्टर जिससे हमारे पास क्या होती है, वेट मोर्टार के लिए, वेट मोर्टार को ड्राई मोर्टार में कन्वर्ट करने के लिए, तो जिसमें 25 से 30% कौन सा रहता है, जो अभी हम बात कर रहे थे मोर्टार के लिए, प्लस यहां पर 25 से लेके 30% हमारे पास कौन सा लेते हैं, ये हम लेते हैं किसके लिए, ये अनइवननेस के लिए, अनइवननेस ऑफ ब्रिक, अनइवननेस ऑफ ब्रिक। और जो वॉइड प्रेजेंट होते हैं या जो स्पेस रहता है, जॉइंट की अनइवननेस रहती है या जो जॉइंट का जो स्पेस रहता है उसको फिल करने के लिए यहां पर हम 25 से 30% मोर्टार और बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं पॉइंटिंग की, तो पॉइंटिंग का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, 0.6 मीटर क्यूब मोर्टार मान लेते हैं, 0.6 मीटर क्यूब मोर्टार चाहिए कितने एरिया में, 100 मीटर स्क्वायर एरिया में पॉइंटिंग वर्क करने के लिए, 100 मीटर स्क्वायर एरिया में पॉइंटिंग वर्क करने के लिए मुझे कितना चाहिए, 0.6 मीटर क्यूब मोर्टार चाहिए। ठीक है, अब डीपीसी के लिए बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर थिक होती है जनरली, और इसके लिए अगर कंक्रीट के साथ करेंगे तो कंक्रीट का फैक्टर काम में लेंगे, और अगर मोर्टार के साथ करेंगे तो मोर्टार का फैक्टर काम में ले लेंगे। क्लियर है यहां तक, तो यहां पर मोर्टार का काम में लेंगे तो मोर्टार का फैक्टर काम में ले लेंगे, और अगर कंक्रीट से कर रहे हैं तो कंक्रीट वाला फैक्टर कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, यहां पर अब हमारे पास में रेट एनालिसिस भी खत्म हो जाता है, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज बिल्डिंग एस्टीमेट। बिल्डिंग एस्टीमेट में हमारे पास दो मेथड है जनरली जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, फर्स्ट वन इज लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, सेकंड वन इज सेंटर लाइन मेथड। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को पीडब्ल्यूडी मेथड भी कहते हैं, सेपरेट वॉल मेथड भी कहते हैं, इंडिविजुअल वॉल मेथड और आउट टू आउट और इन टू इन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, आउट टू आउट और इन टू इन मेथड भी कहते हैं। चलो अब इसके बाद में, ये बाद में आई क्या स्लाइड, तो इसको हम पहले शिफ्ट कर देते हैं, इसको हम कहां शिफ्ट कर देते हैं, इसको हम पहले शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर, अब बिल्डिंग एस्टीमेट के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बिल्डिंग एस्टीमेट के लिए हम बात करते हैं तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, नाम बता दिया, पहला पॉइंट मैंने आपको पीछे ही बता दिया क्या कहते हैं इसको। ठीक है, अब यहां पर आपके पास लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आती है, तो सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल होती है, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल होती है, उसमें आप क्या करोगे, विड्थ ऑफ वॉल को ऐड करोगे तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल मिल जाएगी, और सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल में आप क्या करोगे, माइनस करोगे विड्थ ऑफ वॉल को, तो आपको क्या मिल जाएगी, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल मिल जाएगी। अब लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल किसे कहते हैं, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल किसे कहते हैं, जो वॉल अलोंग द लेंथ ऑफ रूम होती है उसको हम कहेंगे लॉन्ग वॉल, और वॉल परपेंडिकुलर जो होती है, वॉल क्या होती है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर होती है, उसके कोरस्पॉन्डिंग इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट वॉल कह देंगे, इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट वॉल कह देंगे। यहां तक आपके पास बात हो गई क्लियर। अब इसके बाद में यहां पर देखो, अब इसके बाद में यहां पर एक पॉइंट, ये देखो ये आपके सामने डायग्राम है, सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर रखा है, ये आपकी सेंटर टू सेंटर लेंथ है, ये आपकी क्या है, सेंटर टू सेंटर लेंथ है। इसमें आप क्या करोगे, विड्थ का हाफ पोर्शन इधर से, विड्थ का हाफ पोर्शन इधर से ऐड करोगे, तो आपके पास क्या मिल जाएगी, लॉन्ग वॉल की लेंथ मिल जाएगी, और लॉन्ग वॉल की लेंथ आपको हाईलाइट करके अलग कलर से दिखा रखी है। दिस वन इज योर शॉर्ट वॉल लेंथ। तो शॉर्ट वॉल लेंथ आपकी क्या हो गई, जो आपकी इन टू इन लेंथ होती है वॉल की, उसी को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट वॉल। जबकि लॉन्ग वॉल में आपको क्या करना पड़ेगा, इस लेंथ में अगर इसकी बात करोगे तो इसमें एक विड्थ इधर से और एक विड्थ इधर से ऐड करनी पड़ेगी। क्लियर, चले, बात समझ में आई। अब इसके बाद में यहां पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, जब आप अर्थवर्क से ऊपर की तरफ जाते हो, मतलब कहां जा रहे हो, ब्रिक मैसनरी या स्टोन मैसनरी की तरफ, ये आपका अर्थवर्क है, ये आपका क्या है, अर्थवर्क है, और आप किधर जा रहे हो, आप सुपर स्ट्रक्चर में जा रहे हो, तो यहां पर आपके पास क्या होगी, आपसे पूछा जाता है लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल में क्या होगा, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल में क्या चेंजेस आएगा, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, और यहां पर यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल क्या होती जाती है, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इंक्रीज होती जाती है, और लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल क्या होती जाती है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल क्या होती जाएगी, आपकी डिक्रीज होती जाएगी। अब इसका वाइस वर्सा भी हो जाता है, अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, यहां तक ये वाला पॉइंट लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के लिए था। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सेंटर लाइन मेथड की। देखो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल इजी मेथड है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी इजी है, इसीलिए उसको पीडब्ल्यूडी रेफर करता है। अब इसके बाद सेंटर लाइन मेथड की बात करूंगा तो वॉल ऑफ सिमिलर क्रॉस सेक्शन के लिए प्रोवाइड किया जाता है, मोस्ट एक्यूरेट है, क्विक है, किसके लिए, जब वॉल ऑफ सिमिलर क्रॉस सेक्शन अवेलेबल है। बट अगर हमारे पास नंबर ऑफ जॉइंट ओवरलैप कर रहे हैं, नंबर ऑफ
जॉइंट अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो उस केस में ये मेथड सबसे टिपिकल मेथड भी हो जाता है। नंबर ऑफ जॉइंट जब ओवरलैप करेंगे तो उस कंडीशन में ये सबसे क्या हो जाता है, टिपिकल मेथड भी हो जाता है। यहां कैलकुलेशन भी टफ हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, ये सेंटर लाइन, इसमें सेक्शन को सिमेट्रिकल सेक्शन में डिवाइड करते हैं। सर इसमें एक डाउट है कि सेंटर लाइन इसमें सेक्शन को सिमेट्रिकल सेक्शन में डिवाइड करती है, अभी बताते हैं, डायग्राम में ही बता देंगे आपको। अब इसके बाद में इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर फाइंडिंग द क्वांटिटी ऑफ वॉल विच इज कर्व्ड इन प्लान, मतलब ये कर्व्ड स्ट्रक्चर में भी आपके काम आ सकता है। ठीक है, ये इसका एक एडवांटेज हो गया। यहां पर हमारे पास क्या होगी, वॉल ओवरलैप करेगी, वॉल ओवरलैप करेगी, तो इसके लिए यहां पर आपको कंसीडर करना होगा कुछ, कि यहां पर ये जैसे एल जंक्शन बन रहा है, ये आपका टी जंक्शन बन रहा है, ये आपका कौन सा जंक्शन बन रहा है, क्रॉस जंक्शन बन रहा है। तो इसके लिए आपको कितना डिडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, भाई वॉल ओवरलैप कर रही है तो कैलकुलेशन भी दोबारा करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन भी दोबारा करनी पड़ेगी। तो यहां पर आपकी जो ओवरलैपिंग के कोरेस्पॉन्डिंग जो डिडक्शन होगा, इसका विड्थ ऑफ वॉल डिवाइड बाई 2, ये हम कंसिडर करते हैं। विड्थ ऑफ वॉल डिवाइड बाई 2 फॉर ईच जॉइंट, फॉर ईच जॉइंट, ईच जॉइंट के लिए हम इतना कंसिडर करते हैं। यहां पर एल जंक्शन के लिए नो डिडक्शन, कोई भी डिडक्शन नहीं करते, और जबकि ईच क्रॉस जंक्शन के लिए विड्थ ऑफ वॉल के बराबर हम क्या करते हैं, डिडक्शन करते हैं, विड्थ ऑफ वॉल के बराबर डिडक्शन करते हैं। अब आप कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि सर ये क्या सेंटर लाइन लेंथ है, सेंटर लाइन लेंथ डिपेंड करेगी कि वो इसको इक्वल पार्ट, मतलब आपको सिमेट्रिक सेक्शन में डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी। जैसे आपको वन रूम बिल्डिंग दे रखी है, ये वन रूम बिल्डिंग दे रखी है, तो अब आप इसमें, ये आपकी सेंटर लाइन है, ये आपकी क्या है, सेंटर लाइन है। अब ये कहां इसको सिमेट्रिक सेक्शन में डिवाइड कर रही है, नहीं कर रही ना। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ रूम्स कितने दे रखे हैं। अब जैसे इसकी सेंटर लाइन लेंथ है, अब जैसे ये जो सेंटर लाइन लेंथ है, ये अब इसको ये सिमेट्रिक सेक्शन में डिवाइड कर रही है, ये कर रही है इसको सिमेट्रिक सेक्शन में डिवाइड, जो सेंटर लाइन है वो क्या कर रही है, इसको सिमेट्रिक सेक्शन में डिवाइड कर रही है इसको। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। बट इसमें नहीं कर रही, इसमें इसको डिवाइड करने के लिए इसको क्या करना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, जबकि ऐसी थोड़ी ना होती है इसमें। समझ में आई बात। चलें, टी जंक्शन के लिए कितना करते हैं, टी जंक्शन के लिए विड्थ डिवाइड बाई 2, प्लस जंक्शन के लिए विड्थ के बराबर, और इसके लिए कोई भी डिडक्शन नहीं करते, इसके लिए कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं। समझ में आई बात। चलो, ये वाला चैप्टर भी ओवर हो गया। अब आपका कौन सा चैप्टर है, रोड एस्टिमेट के बारे में, रोड के कैलकुलेशन है। तो आपको जब कटिंग और फिलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, कटिंग और फिलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जब आप रोड को कट कर रहे हो, ये आपका क्या है, रोड सरफेस है, इसका मतलब ये आपका फॉर्मेशन लेवल है, ये आपका क्या है, फॉर्मेशन लेवल है। फॉर्मेशन लेवल अगर बिलो है किससे, ग्राउंड सरफेस से, मतलब ग्राउंड सरफेस से बिलो है फॉर्मेशन लेवल, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, कटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। अगर फॉर्मेशन लेवल ऊपर है ग्राउंड सरफेस से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कटिंग की मतलब फिलिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आपसे एक बेसिक चीज इसको पता होनी चाहिए। इसके लिए जो स्टैंडर्ड शेप अज्यूम की जाती है वो ट्रेपेजोइडल शेप अज्यूम की जाती है। इसके लिए स्टैंडर्ड जो अज्यूम किया जाता है वो कितना अज्यूम किया जाता है, वो ट्रेपेजोइडल अज्यूम किया जाता है। ठीक है, ट्रेपेजोइडल जो आप अज्यूम करोगे ट्रेपेजोइडल की, तो यहां पर आपके पास क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालने का इसका स्टैंडर्ड तरीका है, एरिया निकाल लो इस ट्रेपेजोइडल का, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो, एरिया निकाल लो, एरिया को आप क्या कर लो, लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी। क्लियर है, यहां से आपके पास एक न्यूमेरिकल आ सकता है। अब इसके बाद में अगर लॉन्गिट्यूडनल, व्हेन द ग्राउंड इज इन लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, द हाइट ऑफ बैंक और डेप्थ इज कटिंग बी डिफरेंट एट टू एंड्स ऑफ सेक्शन, मतलब कहना क्या चाह रहा है कि इस एंड और इस एंड पर हाइट क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको एवरेज ले लेना है। एवरेज कितना आएगा, d1 प्लस d2 डिवाइड बाई 2। ये एवरेज एवरेज डेप्थ आ गई पहले मेथड से। कौन सा मेथड है, मिड सेक्शनल एरिया मेथड या मिड डेप्थ मेथड या मिड ऑर्डिनेट मेथड। तो यहां पर हम मिड ऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे, और मिड ऑर्डिनेट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसे निकालेंगे, d1 और d2 का एवरेज लेके, और इसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया को हम क्या कर लेंगे, लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगी, क्वांटिटी, यहां से कैलकुलेट कर लोगे, फर्स्ट मेथड। दूसरा है मीन सेक्शनल एरिया मेथड। अब आप क्या करना है, एरिया का मीन लेना है। तो आप क्या करोगे, इसका A1 निकालोगे, इसका A2 एरिया निकालोगे, और A1 मीन एरिया निकालोगे, A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2।
यहां से आपने मीन एरिया निकाला, मीन एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, क्वांटिटी यहां पर आ जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगी, क्वांटिटी यहां से निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास प्रिज्मोइडल फॉर्मूला की बात करूं तो प्रिज्मोइडल फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर जब आपके पास D1 और D2 वेरी कर रही हो, आपके पास नंबर ऑफ सीरीज ऑफ एरिया ऑफ वेरिएशन हो तो बात अलग होती है। अदरवाइज आपके पास आप यहां पे कैसे निकाल सकते हो, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क में कि L/6 ब्रैकेट A1 प्लस A2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ A मीन, मीन एरिया के कोरस्पॉन्डिंग आप क्या निकाल सकते हो, क्वांटिटी निकाल सकते हो। अगर एक्यूरेसी की बात करूं सबसे ज्यादा प्रिज्मोइडल की है, फिर मीन सेक्शनल की है, फिर मिड सेक्शनल की है। ये तीनों मेथड की हम यहां पर बात कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद में यहां पर हमारे पास में यदि ऐसा हो जाए कि आपके पास सीरीज ऑफ एरिया अवेलेबल हो जाए, मतलब आपके पास सीरीज ऑफ एरिया अवेलेबल हो जाए, ये कोरस्पॉन्डिंग कंप्लीट लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग, यहां लेंथ यहां डेप्थ वेरी कर रही है, यहां आपकी डेप्थ कुछ और आ रही है, यहां आपकी डेप्थ कुछ और आ रही है, तो आपको इसके कोरस्पॉन्डिंग कैसे निकालना है, तो इसके लिए एक तो ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला होता है, ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है एज, और यहां पर आपके पास प्रिज्मोइडल फॉर्मूला आता है, कॉमन डिस्टेंस डिवाइड बाय 3 एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन प्लस एरिया ऑफ लास्ट सेक्शन, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ इवन सेक्शन प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओड सेक्शन हम इसमें कंसिडर करते हैं, एरिया ऑफ ओड सेक्शन हम कंसिडर करते हैं। तो ये हमारे प्रिज्मोइडल फॉर्मूला हो गया, ये आपने सर्वे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, सर्वे में भी पढ़ा होगा तो आप इसको वहां से कंसिडर कर सकते हो। क्लियर है, यहां पर अब आपका मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं आपके एसएससी जेई में, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम वैल्यूएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले हम वैल्यूएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूंगा तो वैल्यूएशन क्या टेक्निक होती है, किसी भी स्ट्रक्चर की फेयर प्राइस या प्रेजेंट कोस्टिंग हमें पता करनी है, किसी भी स्ट्रक्चर की प्रेजेंट कोस्टिंग पता करनी है तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए वैल्यूएशन किया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है। वैल्यूएशन करने के लिए आपको काफी सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वैल्यूएशन करने के लिए आपको काफी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर कौन कौन से फैक्टर होता है कि भाई एक तो लोकेशन पर डिपेंड करेगा, मार्केट एरिया में प्रॉपर्टी की रेट ज्यादा मिलेगी, दूर है सिटी से दूर है तो वहां पर प्रॉपर्टी सस्ती मिलेगी। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसा बना है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है या फिर आपका रेजिडेंशियल है, तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्टिंग मिलेगी। ड्यूरेबिलिटी कितना चलने वाला है उसके अकॉर्डिंग भी उसकी कॉस्टिंग मिलेगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितनी यूज हुई है, बिल्डिंग की साइज कैसी है, उस पर भी ये डिपेंड करेगा, उस पर भी ये डिपेंड करेगा। तो ये सारे फैक्टर है जो इसको कंसीडर किए जाते हैं। अब इसके बाद नेसेसिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने के लिए, टैक्स देने के लिए, रेंट फिक्स करने के लिए, सिक्योरिटी ऑफ लोन, लोन लेने के लिए, और वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड फॉर इंश्योरेंस एंड स्टाम्प ड्यूटी, इसके लिए भी किया जाता है। तो यहां से वैल्यूएशन से लगभग हर साल 3 क्वेश्चन या 2 से लेके 4 क्वेश्चन के बीच में आपका डेटा वेरी करता है। 2 से लेके 4 क्वेश्चन अगर पक्के करने हैं तो 15-20 मिनट सेशन से हटना मत, 15-20 मिनट सेशन से हटना मत। ठीक है, जो जाने वाले हैं, जो सीरियस नहीं है वो वैसे भी जाएंगे, उनको आप रोक नहीं सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में टेक्निकल टर्म की बात करते हो, कोस्ट की बात करते हो, दैट इज द ओरिजिनल कोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब घर बनाते समय जो कोस्ट होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। वैल्यू की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट डे में जो कोस्टिंग होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। प्राइसिंग की बात करेंगे तो जो कोस्ट है उसमें आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्राइसिंग। इसके बाद में ग्रॉस इनकम की बात करूंगा तो अमाउंट इंक्लूडिंग जितनी भी टोटल इनकम है, जो जितने भी टोटल इनकम है उसमें से हमने क्या है कि आउटगोइंग खर्चों को माइनस नहीं किया, खर्चों को माइनस नहीं किया, तो यहां पर आप उसको क्या बोल दोगे, ग्रॉस इनकम बोल दोगे। आप उसको क्या बोल दोगे, ग्रॉस इनकम बोल दोगे। ठीक है, ग्रॉस इनकम में से अगर आउटगोइंग खर्चे माइनस कर दिया, आपने क्या कर दिया, खर्चे माइनस कर दिए, तो उसको क्या बोलोगे, नेट इनकम। नेट इनकम यहां पर आपके पास वैल्यूज आ जाएगी, नेट इनकम क्या होती है। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आउटगोइंग। आउटगोइंग क्या होती है, खर्चे क्या क्या होते हैं, एक तो आपका टैक्स में जा सकता है, टैक्स कितना देते हो, 10 से लेके 25% टोटल इनकम का, नेट इनकम का आप कितना देते हो, 10 से लेके 25%। रिपेयरिंग के लिए देते हो, रिपेयरिंग का कितना लगता है, 1 से 1.5% मंथली रेंट का, 1 से 1.5% मंथली रेंट का, 10 से 15% ग्रॉस इनकम का, और 1 से 1.5% टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का आप कितना देते हो, 1 से लेके 1.5% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ
कंस्ट्रक्शन के लिए आप प्रोवाइड करते हो। ठीक है, ये हमारे पास हो गए। अब इसके बाद में मैनेजमेंट और कलेक्शन चार्जेस भी दिए जाते हैं। मैनेजमेंट और कलेक्शन चार्जेस कितने होते हैं? 5 से 10% अमाउंट होता है तो इनकम का, जो आपको इनकम हो रही है उससे वहां की चीजें मैनेज भी की जाएगी और वहां के खर्चे भी निकाले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके पास वैल्यू कितनी हो गई? यहां पर मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्जेस के लिए आपके पास 10 से 15% आप देते हो। इसके बाद में मतलब 5 से 10% देते हो। सिंकिंग फंड क्या होता है? एक अमाउंट होता है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी आज जितनी कीमत है 50 साल बाद वो उसकी क्या हो जाएगी? डिजाइन लाइफ खत्म हो जाएगी। तो जितना पैसा आज हमने लगाया क्या 50 साल बाद हम उससे निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो उसी पैसे को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? एनुअली या फिर हम क्वार्टरली या फिर हम हाफ ईयरली एक अमाउंट इकट्ठा करते हैं ताकि हम 50 साल बाद सेम अमाउंट को बना के दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकें। तो उसके लिए जो फंड इकट्ठा किया जाता है उसको बोला जाता है सिंकिंग फंड। उसको क्या बोला जाता है? सिंकिंग फंड। अब यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? लॉस ऑफ रेंट भी हो सकता है। कभी कभार क्या होता है, आपने प्रॉपर्टी ले रखी है, रेंट पे दे रखी थी, खाली कर दिया, जो टेनेंट्स थे उन्होंने खाली कर दी जमीन या जगह जो खाली कर दी, अब वो रेंट पर नहीं गई, 4 महीने खाली रह गई, तो वो लॉस ऑफ रेंट में आ जाता है। इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम देते हो, वो भी इसके किस में आ जाता है? खर्चे में आ जाता है। इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम देते हो तो वो भी इसमें क्या आ जाता है? खर्चे में आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करें परपेचुअल इनकम, ये सारे आउटगोइंग खत्म हो गई, ये सारी आउटगोइंग आपकी खत्म हो गई। अब बात करते हैं इनकम कितने टाइप की होती है? परपेचुअल होती है, एक तो परपेचुअल होती है, एक डेफर्ड इनकम होती है। परपेचुअल क्या होती है? इनडेफिनेट पीरियड के लिए आने वाली इनकम। भाई जब तक जान है तब तक मिलेगी, जब तक जिंदगी है तब तक मिलेगी, और आपके डिपेंडेंट को भी मिलेगी। आप अगर मेल है तो आपकी वाइफ को मिलेगी, आपसे जो भी डिपेंडेंट है उसको कंसिडर किया जाएगा और वहां पर उसको पेंशन दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में डिफर्ड इनकम की बात करूं, ये कुछ सर्टेन पीरियड के बाद मिलती है। जैसे आपने पहले पैसा जमा करा है, रिटर्न जो इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको रिटर्न मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफर्ड इनकम। इसके बाद में बात करता हूं स्क्रैप वैल्यू की। स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाती है? डिजाइन लाइफ खत्म हो गई, डिजाइन लाइफ ओवर हो गई। ओवर होने के बाद में हमने क्या कर दिया? स्ट्रक्चर को डिसमेंटल्ड कर दिया। हमने क्या कर दिया? स्ट्रक्चर को डिसमेंटल्ड कर दिया, मतलब तोड़फोड़ दिया, और उस टाइम जो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसको बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू। उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्रैप वैल्यू। अगर हम उसको डिसमेंटल नहीं करते, अगर हम उसको डिसमेंटल नहीं करते तो वो क्या हो जाती? साल्वेज वैल्यू हो जाती, साल्वेज वैल्यू हो जाती। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया? जनरली कितनी होती है? 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर इसको कंसिडर किया जाता है। इसके बाद में अगर मैं स्क्रैप वैल्यू की बात करूं तो कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल्ड मटेरियल जितनी मिलेगी उसमें से डिसमेंटलिंग का जो खर्चा है, डिसमेंटलिंग का जो खर्चा है उसको हम यहां पर माइनस कर देंगे, उसको हम यहां पर माइनस कर देंगे, तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। स्क्रैप वैल्यू पॉजिटिव स्टील के लिए होती है, नेगेटिव कंक्रीट के लिए, और जीरो होती है आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए। आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए कितनी होती है? जीरो होती है। क्लियर है? नेक्स्ट वन, अब आपके पास क्या आ गई? साल्वेज वैल्यू। यहां पर आपने डिसमेंटल नहीं किया, आपने क्या नहीं किया? डिसमेंटल नहीं किया, तो उस टाइम जो कॉस्टिंग आ गई उसको बोलेंगे साल्वेज वैल्यू। डिस्ट्रेस वैल्यू, आपकी प्रॉपर्टी की रेट थी मान लो 10 लाख रुपए थी, आपने प्रॉपर्टी को 8 लाख में बेच दिया, किसी भी रीजन से मार्केट वैल्यू से कम रेट में उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रेस वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू, प्रेजेंट ओपन मार्केट में प्रॉपर्टी, ये भाई प्रॉपर्टी सेल के लिए, और ओपन मार्केट की जो वैल्यू होती है उसी को मार्केट वैल्यू बोल दिया जाता है किसी भी प्रॉपर्टी की। मतलब जब हम उसको ओपन मार्केट में सेल करने के लिए निकाल देते हैं तो यहां पर हम कंसिडर करते हैं उसको मार्केट वैल्यू। अब सेंटिमेंटल वैल्यू, अब किसी की फीलिंग्स जुड़ी होती है, भावनाएं जुड़ी होती है, पुश्तैनी जमीन है, किसी और ने कभी कब्जा कर लिया था, किसी और ने उसको क्या कर लिया था? खरीद लिया था, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होने के बाद में, तो अब हम उस प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहते हैं, तो वहां पर जो हम वैल्यू पे करेंगे या किसी के सेंटिमेंट्स के बिहाफ पर उस प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग जो लगती है वो क्या लगती है? ज्यादा लगती है, और दैट टाइप ऑफ वैल्यू इज नोन एज सेंटिमेंटल वैल्यू। उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटिमेंटल वैल्यू। ठीक है, इसके बाद में स्पेकुलेटिव वैल्यू। स्पेकुलेटिव वैल्यू क्या होती है? कि प्रॉपर्टी को लोअर रेट में परचेज कर लिया, मान लो आपने 5 लाख में परचेज कर लिया, किसी की मजबूरी थी और आपने उसको 15 लाख में बेच दिया, तो यहां पर वो वैल्यू क्या हो जाएगी? स्पेकुलेटिव वैल्यू। पोटेंशियल वैल्यू, मतलब प्रॉपर्टी का खुद का पोटेंशियल है, जैसे आप लोगों का पोटेंशियल है ना एसएससी जेई को क्रैक करने का, आप सभी का पोटेंशियल है एसएससी जेई को क्रैक करने का, इसीलिए मैराथन कर रहे हो कंटिन्यूअसली। तो जैसी जिसकी कैपेसिटी होगी उस प्रॉपर्टी की रेट उसी के अकॉर्डिंग लग जाती है, दैट टाइप ऑफ वैल्यू इज नोन एज पोटेंशियल वैल्यू।
दैट टाइप ऑफ वैल्यू इज नोन एज पोटेंशियल वैल्यू। अब मोनोपोली वैल्यू क्या होती है? मोनोपोली वैल्यू क्या होती है कि आप ओनर के पास क्या है, कुछ उसके एडवांस फीचर है, एडवांस फीचर के कारण से क्या ली जाती है, यहां पर उसकी वो ज्यादा कॉस्टिंग की डिमांड करता है और उस वैल्यू को क्या बोल देते हैं, मोनोपोली वैल्यू बोल देते हैं। चलो अब इसके बाद में अकोमोडेशन वैल्यू। अकोमोडेशन वैल्यू क्या होती है? एग्रीकल्चरल लैंड को कन्वर्ट कर दिया रहने के लिए रेजिडेंशियल लैंड में और उसको सेल कर दिया हायर कॉस्ट पर, दैट इज नोन एज अकोमोडेशन वैल्यू, दैट इज नोन एज अकोमोडेशन वैल्यू। तो यहां पर आपके पास अकोमोडेशन वैल्यू भी हो गई। अब रेटिएबल वैल्यू। अब रेटिएबल वैल्यू क्या होती है? ग्रॉस इनकम जो आपको हुई प्रॉपर्टी से जितनी भी इनकम हुई उसमें से रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, रेटिएबल वैल्यू आ जाएगी उसकी। नेक्स्ट वन ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी में टाइम के साथ वो आउटडेटेड हो गई, टाइम के साथ आउटडेटेड हो गई। डिजाइन में हम कपड़े खरीद के लाते हैं, क्या 2 साल बाद भी वही डिजाइन रहनी है? जो हम हेयर कट कराते हैं, क्या आज जो डिजाइन है, जो आज हेयर कट है, वो कल भी वैसा ही रहना है? नहीं ना। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जो हमारे पास डिजाइन होती है वो आउटडेटेड हो जाती है और आउटडेटेड होने के बाद उसकी कॉस्टिंग में कुछ कमी आ जाती है। सेम प्रॉपर्टी के साथ भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेंस बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेंस बोलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में एन्युइटी। एन्युइटी क्या होता है? आपने भाई पैसे उधार तो ले लिए, अब पैसे उधार तो ले लिए, अब आपको क्या करना, उन पैसों को पे करना है। अब उन पैसों को क्या करना है, आपको पे करना है। अब आप जितना पीरियोडिक पेमेंट दोगे, अब आप एनुअल दोगे, तो उसको आप क्या बोल दोगे, एन्युइटी बोल दोगे, एन्युइटी बोल दोगे। क्लियर है? एन्युइटी आपके पास में 4 टाइप की होती है, एन्युइटी सर्टेन, डिफर्ड एन्युइटी, परपेचुअल एन्युइटी एंड एन्युइटी ड्यू। एन्युइटी ड्यू, जो अमाउंट आपका बाकी रह जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम एन्युइटी ड्यू बोल देते हैं। एन्युइटी सर्टेन होती है, वो सर्टेन पीरियड के लिए, मतलब यहां पर आप सर्टेन पीरियड तक उसको पे करना है। डेफर्ड एन्युइटी, अनसर्टेन पीरियड के लिए आपको पे करते जाना है। तो ये जो एन्युइटी के टाइप्स हैं, यहां से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अब तक बने हैं वो बने हैं एन्युइटी ड्यू और एन्युइटी सर्टेन पर। इन दोनों पर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आपको 4 टाइप की एन्युइटी है, 3 की जगह आप क्या कर देना, यहां पर 4 टाइप कर देना। तो यहां पर आपके पास एन्युइटी ड्यू भी आ जाता सॉरी एन्युइटी ड्यू भी आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन, अब अगर बात करते हैं बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू क्या होती है? ओरिजिनल कॉस्ट में से जो यहां पर डिप्रीशिएशन वैल्यू होती है, ओरिजिनल कॉस्ट में से आपके पास जितनी वैल्यू में डिप्रीशिएट हो रही है, डिप्रीशिएशन वैल्यू है, अगर आप उसको माइनस कर दोगे जितना वो डिप्रीशिएट हो चुका, तो उसको क्या बोलोगे, उसको हम बुक वैल्यू बोल देंगे। उसको क्या बोलोगे, उसको हम बुक वैल्यू बोल देंगे। तो वहां पर बुक वैल्यू क्या होती है, बुक में एंटर होने वाली वैल्यू होती है ओरिजिनल कॉस्ट में से आप क्या करोगे, डिप्रीशिएशन वैल्यू को, जो डिप्रीशिएट हो रही है उसको आपने अगर माइनस कर दिया तो उसको हम बोलेंगे बुक वैल्यू। चले आगे, अब देखते हैं डिप्रीशिएशन क्या होता है। डिप्रीशिएशन क्या होता है, तो डिप्रीशिएशन के लिए देखते हैं, तो यहां पर क्या होगा, टाइम के साथ साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ड्यू टू सर्टेन रीजन, ड्यू टू फिजिकल, ड्यू टू उसके ऑब्सोलेंस, तो इन सारे रीजन के कारण से उसकी अगर हम बात करते हैं वियर एंड टियर हो गया, उसकी डिजाइन आउटडेटेड हो गई, या किसी और भी रीजन से उस रीजन की, या कुछ अपडेट हो गया, कुछ नया अपडेट आ गया, उसकी वजह से यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, डिप्रीशिएशन देखने को मिलता है, उसमें कमी देखने को मिलती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्रीशिएशन बोल देंगे। ठीक है। अब डिप्रीशिएशन कितने टाइप के होते हैं, फिजिकल हो गया, फंक्शनल हो गया और कॉन्टीजेंट हो गया। तो यहां पर फिजिकल में क्या हो गया, वियर एंड टियर को याद रखना है या कोरोजन को याद रखना है, और फंक्शनल में क्या हो गया, ऑब्सोलेंस को याद रखना है। ऑब्सोलेंस मतलब आउटडेटेड हो गया, जैसे आपका 2G से लेके 4G तक अपग्रेड होना, 2G से लेके 4G नहीं, अभी 5G है और 6G पे बात चल रही है। जैसे हमारे कीपैड फोन से लेके आज एंड्रॉइड में अपडेट होना और आईओएस में अपडेट होना। तो यहां पर हमारे पास कोई टाइम कीपैड फोन होते थे, आज हमारे पास आईओएस होते हैं। पहले अगर आप देखोगे आईफोन 3, 4, 5 इनकी वैल्यू हुआ करती थी, आज इनका नाम भी नहीं है, आज आईफोन 15 लॉन्च हो चुका है। तो वो टाइम के साथ साथ जो वैल्यूज होती है। कॉन्टीजेंट में क्या होता है, ये ड्यू टू कंटीजेंसी, अचानक होती है, जैसे अर्थक्वेक आया उसके कारण से, फायर हुआ, फ्लड हुआ उसके कारण से उस प्रॉपर्टी की रेट में क्या होती है, कमी आ जाती है, उस प्रॉपर्टी की रेट में क्या आती है, कमी आ जाती है। ठीक है।
उसको बोलेंगे डिप्रीशिएशन। अब डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के कुछ मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड से हर बार आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। तो डिप्रीशिएशन निकालना है तो आपकी जो कॉस्ट है, आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, उसमें से आप क्या करोगे, यहां पर जितनी भी साल्वेज वैल्यू है या फिर उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है डिवाइड बाय डिजाइन लाइफ निकालोगे तो 1 साल का आपके पास डिप्रीशिएशन आ जाएगा। ये सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के लिए, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या मानते हैं कि हर साल एक कांस्टेंट अमाउंट से, हर साल एक कांस्टेंट अमाउंट से ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हर साल एक कांस्टेंट अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है। तो आपको यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि कांस्टेंट अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर एनुअल डिप्रीशिएशन C माइनस एस डिवाइड बाई एन लिया जाता है। अब यहां पर बुक वैल्यू कितनी ली जाती है, बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो डिप्रीशिएशन है कितने टाइम के लिए, आपको मान लो डिजाइन लाइफ 50 साल थी, डिजाइन लाइफ 50 साल थी और आपको 5 साल के लिए निकालना है, तो यहां पर आप क्या कर दोगे, 1 साल का निकालोगे डिप्रीशिएशन फॉर 1 ईयर, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन से माइनस करोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगी, बुक वैल्यू आ जाएगी 5 साल के बाद में। बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 साल के बाद में। ठीक है, बात समझ में आई। ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड था। अब दूसरे मेथड की अगर बात करूं, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या करेंगे, एक फिक्स्ड डिक्लाइनिंग बैलेंस होता है, मतलब हर साल ये माना जाता है एक सर्टेन परसेंटेज से ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक सर्टेन परसेंटेज से ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसको क्या बोला जाता है, इस मेथड को कांस्टेंट परसेंटेज मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में कंसीडर किया जाता है। अब बुक वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर आपसे ये पूछ सकता है कि बुक वैल्यू आफ्टर एन ईयर कितना होता है, एफ क्या हो गया आपका, FDB हो गया। फिक्स डिक्लाइनिंग बैलेंस को हमने यहां पर एफ से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, एफ परसेंटेज में कैसे निकालोगे, 1 माइनस एस बाई सी की पावर 1 बाई एन इंटू 100। क्यों, देखो एट द एंड ऑफ डिजाइन लाइफ, एट द एंड ऑफ डिजाइन लाइफ, डिजाइन लाइफ जैसे ही एंड होगी तो आप ये कह सकते हो जो बुक वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो हमने एस इज इक्वल टू 1 माइनस एफ का परसेंटेज की पावर एन ले ली। ठीक है, तो यहां पर आपके पास सी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, तो यहां पर एस बाई सी कर दूं, इज इक्वल टू 1 माइनस एफ की पावर एन हो गई। तो यहां से आपके पास क्या हो गया, एस बाई सी की पावर 1 बाई एन और इक्वल्स टू 1 माइनस एफ। एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एस बाई सी की पावर 1 बाई एन। यहां से ये वैल्यू निकल के आती है और परसेंटेज के लिए हम इसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में क्या है, ये डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का ही है। ये किस पर होता है कि हर साल, जैसे आप मान लो आज ए, जैसे मान लिया कि आज डिप्रीशिएशन कितना हुआ, ए हुआ, अगले साल डिप्रीशिएशन कितना हुआ, अगली साल ए प्लस ए हुआ, क्योंकि डिप्रीशिएशन हर साल बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि प्रॉपर्टी जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी उतनी गिरती जाएगी, उतनी गिरती जाएगी। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, अगली बार ए प्लस ए, उससे अगले साल क्या हो जाएगा ए प्लस बी, उससे अगले साल क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो टोटल डिप्रीशिएशन पहले साल ए, दूसरे साल 2a प्लस ए, तीसरे साल 3a प्लस 2a प्लस बी, फोर्थ ईयर में 4a प्लस 3a प्लस 2b प्लस सी। तो यहां पर आपके पास बुक वैल्यू का ये फॉर्मूला निकल के आता है। जो बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन माइनस यहां पर आपका जो डिप्रीशिएशन है उसको आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, उस ईयर की बुक वैल्यू यहां पर आपसे कंसिडर हो जाएगी। नेक्स्ट वन, क्वांटिटी सर्वे मेथड। क्वांटिटी सर्वे जो मेथड है, यहां पर एक मेथड रह गया क्या, सिंकिंग फंड मेथड। ओके, सॉरी मैंने दो मेथड को मिक्स कर दिया। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में क्या है कि यहां पर हम क्या करते हैं कि पहले साल है, पहले साल का कुछ समय उस पर कुछ हम डिक्रीज करते हैं वैल्यू को, दूसरे साल उसके कुछ वैल्यू और डिक्रीज करते हैं, तो वो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है। अगला जो मैंने आपको ये बताया, ये सिंकिंग फंड बताया कि हर साल एक अमाउंट ए पे, दूसरी बार जितना अमाउंट डिक्रीज हुआ उस पर कुछ अमाउंट डिक्रीज होगा, तीसरी बार कुछ और अमाउंट डिक्रीज होगा, दैट इज सिंकिंग फंड मेथड। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट वन क्वांटिटी सर्वे मेथड। ये एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आता है। ये भाई कहां से आता है, ये एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आता है। तो यहां पर पहले 5 साल में 0, अगले 5 से 10 साल में 0.5% पर ईयर, तीसरे साल में 10 से 20%, और मतलब 3/10 से 20 साल में
3/4% और 20 से 40 साल में 1% पर ईयर और 40 से 80 साल में 1.5% पर ईयर का डिप्रीशिएशन माना जाता है। तो यहां पर हमने निकाला पहले साल में 0, क्यूमुलेटिव निकाला 2.5, 7.5, 20, 60। तो यहां पर आपके पास टोटल वैल्यू यहां पर क्यूमुलेटिव कितनी आ जाती है, 90% आ जाती है, जब हम इसको कंसीडर करते हैं 80 ईयर किसी की मैक्सिमम लाइफ हो सकती है किसी स्ट्रक्चर की। तो 80 ईयर के भी यहां पर हमारे पास 10% क्या रह गया, 10% यहां पर हमारे पास क्या रह गई, स्क्रैप वैल्यू। 10% यहां पर जो रिमेन रह गया वो क्या रह गई हमारे पास, स्क्रैप वैल्यू। ये ही एक्सपीरियंस मेथड के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आता है। और ये एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, आपका कंस्ट्रक्शन में। ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी और चीज के एक्सपीरियंस को यहां पर काउंट कर रहे हो। ठीक है, चलो अब इसके बाद में कुछ और टर्म बची, जैसे कैपिटल कोस्ट बची, कैपिटल कोस्ट बच गया, कॉस्ट ऑफ लैंड अलोंग विद कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। मतलब क्या बोल दिया, कॉस्ट ऑफ लैंड में आप क्या कर दो, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसको ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कैपिटल कॉस्ट। जिस यहां पर जो आपने आपकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने क्या किया, लोन रेज किया है। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने क्या किया, लोन रेज किया, एक अमाउंट रेज किया है, उसको बोलेंगे मोर्टगेज कॉस्ट। उसको क्या बोलेंगे, मोर्टगेज कॉस्ट। अब आप अगली बात करते हो तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, उसके बाद में क्या बोलोगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी है जिसको कंप्लीट पोजेशन दे दिया गया हो, मतलब उस प्रॉपर्टी को वो जैसे चाहे वो वैसे उसको यूज कर सकता हो, उसको हम बोलेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, उसको हम बोलेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन, लीज होल्ड। जिस प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, लीज पर देते हैं, मतलब प्रॉपर्टी में वो काम करा सकता है, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन करा सकता है, अपने अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर सकता है, बट उस प्रॉपर्टी की जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, वो उसके नाम नहीं होती है सिर्फ, मतलब वो उस प्रॉपर्टी को बाई और सेल नहीं कर सकता है, सिर्फ बाकी सारे काम कर सकता है, उसको हम बोलेंगे लीज होल्ड। ये 9 से लेके 999 ईयर्स तक। तो यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर हम मैक्सिमम, यहां पर 999 ये लॉन्ग टर्म लाइफ की हो जाती है, एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए दे सकते हैं। बाकी हमारे पास जनरली क्या होता है, इंसान की लाइफ के अकॉर्डिंग 99 से लेके 9 साल तक हम इसको कंसीडर करते हैं। बाकी मैक्सिमम इसका पीरियड होता है 999, जिसको हम बोलते हैं 999 साल में तो अपनी 20-30 पीढ़ियां निकल जाएगी। ठीक है, 20-30 पीढ़ियां निकल जाएगी। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं सिंकिंग फंड की। सिंकिंग फंड क्या था, एक अमाउंट था जिसको हम कलेक्ट करके रख देते हैं। तो यहां पर आपके पास में एनुअल जो सिंकिंग फंड है, एनुअल सिंकिंग फंड कितना आता है, उसका फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, एस इज द एस, यहां पर आपके पास क्या हो गई, यहां पर आपके पास में एस हो गया, यहां पर सिंकिंग फंड, यहां पर ये वाली वैल्यू होगी आपके पास सिंकिंग फंड फैक्टर। कितना आएगा सिंकिंग फंड फैक्टर, दैट इज आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर n-1। ये आपसे सिंकिंग फंड फैक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चेकआउट द लास्ट टेबल, क्या लास्ट टेबल चेकआउट करनी है, लास्ट टेबल क्या चेकआउट करनी है उसमें। अब इसके बाद में ईयर परचेज, ईयर परचेज क्या है कि आपने 1 रुपया प्रिंसिपल दिया, 1 रुपीज आपने क्या दिया, प्रिंसिपल दिया। ठीक है, 1 रुपए आपने क्या दिया, आपने एक अमाउंट आपने प्रिंसिपल दिया, अमाउंट एज ए प्रिंसिपल यूज किया, आपको वहां से इंटरेस्ट कितना चाहिए, आपको वहां से इंटरेस्ट चाहिए आपको 1 रुपीज, 1 रुपीज का इंटरेस्ट चाहिए, 1 रुपए 1 साल में आपको मिलना चाहिए। तो ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है किसी इंटरेस्ट ऑफ रेट पे दोगे तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ईयर परचेज आपका क्या हो जाता है, ईयर परचेज क्या हो जाएगा, यहां पर ईयर परचेज दैट अमाउंट हो जाएगा, आई रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर, आपको यहां पर आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 1 रुपीज। तो ईयर परचेज का फॉर्मूला यहां से कितना आता है, 1/i। यहां से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बहुत सारे, यहां पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्या उसमें क्या चेक करना है, उसमें चेक क्या करना है, क्वांटिटी सर्वे मेथड में, क्वांटिटी सर्वे मेथड में क्या चेक करना है, 5 से 10, 10 से 20, तो यहां पर 40 साल, 60, 80, 90, सही तो आ रहा है, सही तो आ रहा है। ठीक है, मुझे तो अभी तक तो सही लग रहा है, बाकी जल्दी जल्दी में हो भी सकता है कुछ चीज हो। कैपिटलाइज वैल्यू क्या हो जाती है, कैपिटलाइज वैल्यू होती है कि साल में हम अलग अलग प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, जैसे 5%, 7%, 8%, 10%, 15%। अब हम क्या करते हैं, किसी टाइम 18% थी बीच में, तो जो मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑफ रेट है, मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑफ रेट है, उस पर हमें कितनी इनकम हो रही है
उसके लिए हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू। दैट मींस कैपिटलाइज वैल्यू सीवी इज इक्वल्स टू, आपने क्या किया, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर पर, ये मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको क्या हुई, नेट इनकम हुई। आपको क्या हुई, नेट इनकम हुई। पहले 1 रुपया लिया था, अब नेट इनकम ले लिया, तो नेट इनकम डिवाइड बाई आपके पास क्या हो गया, आई, और यहां पर नेट इनकम, इसको हम 1/i को क्या बोल सकते हैं, ईयर परचेज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ईयर परचेज। तो ये आपकी कैपिटलाइज वैल्यू हो गई, ये आपकी क्या हो गई, कैपिटलाइज वैल्यू हो गई। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई यहां तक। चलो अब मेथड ऑफ वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो आपके पास रेंटल मेथड होता है, जो रेंट फाइंड आउट करने के लिए काम आता है, जो रेंट को फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। डायरेक्ट कंपैरिजन विद कैपिटल वैल्यू, कैपिटल वैल्यू के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन है। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट के बिहाफ पर, जैसे अगर मुझे थिएटर्स का करना है, या फिर कोई भी ऐसा कोई भी मॉल है उसका करना है, वहां पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके बिहाफ पर वैल्यूएशन के लिए मैं इसको कंसीडर करूंगा। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट, मतलब उसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब वहां पर उसकी मार्केट वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, उसके बिहाफ पर मैं उसका वैल्यूएशन करूंगा। एक डेवलपमेंट पर, जैसे आपका कोई एरिया है, उसका फ्यूचर डेवलपमेंट कैसा है, क्या गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट पास कर रखे हैं उसके लिए, क्या गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट पास कर रखे हैं उधर के लिए, लाइक मेट्रो पास कर रखा है क्या, या कोई हमारे पास इजीली अगर हम बात करते हैं तो वहां पर इजीली ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है क्या, इजीली वहां पर पानी पीने के लिए मिल जाएगा, या फिर बाकी एक जो जनरल फैसिलिटी रिक्वायर्ड होती है वो हमें यहां पर मिल जाएगी, तो उसको हम कंसीडर करते हैं, डेवलपमेंट मेथड में हम कंसीडर करते हैं। यहां पर आपका वैल्यूएशन चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब लास्ट वन चैप्टर है आपके पास में, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर आपका लास्ट चैप्टर है। तो यहां पर हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर में क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर के लिए सबसे पहले क्या लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक टाइप का एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किस फॉर्म में होगा, रिटर्न फॉर्म में होगा। कौन करता है इस एग्रीमेंट को, इसको ऑनर करता है और कॉन्ट्रैक्टर करता है। इसको कौन करता है, इसको ऑनर करता है और कॉन्ट्रैक्टर करता है। तो यहां पर आपके पास एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा, जिसको कोर्ट ऑफ लॉ, जो मतलब हमारा जो कानून है, उसमें हम जाके उस चीज को चैलेंज कर सकते हैं अगर कोई भी डिस्प्यूट होती है। तो इसीलिए बोला जाता है इसको एनफोर्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ होता है, एनफोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ होता है। कोर्ट ऑफ लॉ के अगेंस्ट वो क्या होता है, बाउंड होता है काम करने के लिए। चलो रिक्वायरमेंट क्या होती है, सब्जेक्ट सिंपल होना चाहिए, समझ में आने वाला होना चाहिए, कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट ऐसा नहीं किसी को थप्पड़ मार के आपने बोला कि भाई साइन कर इस पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, आराम से, शांति से, अच्छे मन से साइन किए वो होने चाहिए, तब मानते हैं उसको। फिर हम अगर बात करते हैं, बोथ द पार्टीज, ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर होती है, वो कॉम्पिटेंट होती है साइन करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी आपकी है, साइन आपका पड़ोसी कर रहा है। ऐसा होता है ना कि प्रॉपर्टी आपकी है, साइन आपका पड़ोसी कर रहा है। आपको इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। चलो अब इसके बाद में अगर बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में क्या होता है, टाइटल पेज, जहां क्या लिखा रहता है, नाम। इंडेक्स में क्या रहता है, पेज नंबर और डिटेल मेंशन रहती है। अगर मैं टेंडर नोटिस की बात करूं, जिसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है काम का, और प्रोजेक्ट एंड कंप्लीशन टाइम भी दिया हुआ रहता है, और अमाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी भी आपको दी हुई रहती है। ठीक है, ध्यान रखना, आपको आपकी प्रॉपर्टी पे कोई और दूसरा साइन नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। चलो अब इसके बाद में टेंडर फॉर्म की बात करूं, बिल ऑफ क्वांटिटीज, कॉन्ट्रैक्ट रेट एंड टोटल कॉस्ट, ये सारी चीजें टेंडर फॉर्म में मेंशन होती है। शेड्यूल ऑफ रेट की बात कर चुके, जनरल स्पेसिफिकेशन, डिटेल स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग ऑफ वर्क की हम बात कर चुके हैं। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपके 16-17 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करना, सारी चीजें हम थोड़ा सा स्पीड में लेके चलेंगे फटाफट। यूनिट रेट, आइटम रेट और स्केड्यूल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहां पर हम आइटम की रेट बताते हैं, आइटम की इंडिविजुअल क्वांटिटी की रेट बताते हैं। जैसे मुझे एक पेन खरीदना था, इसकी कॉस्टिंग अलग, मुझे स्लाइडर खरीदना था, मुझे इसकी कॉस्टिंग अलग, मुझे फोन खरीदना था प्रोजेक्ट के लिए, उसकी कॉस्टिंग अलग, मुझे लैपटॉप खरीदना था, उसकी कॉस्टिंग अलग अलग, हर चीज का बिल पे करेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल आइटम पर। ये पब्लिक और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए काम में लिया जाता है, पब्लिक और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए लिया जाता है, ठीक है। चलो
अब इसके बाद में दूसरा परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का। इसमें कॉन्ट्रैक्टर को बोला जाता है कि भाई एक परसेंटेज कोट कर, एक परसेंटेज कोट कर कि कितना परसेंट तेरे को काम करने के लिए चाहिए, तुम्हें काम करने के लिए चाहिए, वो कोट किया जाता है। चलो नेक्स्ट वन कोस्ट प्लस क्या हो गया, नेक्स्ट वन कोस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने उसको परसेंटेज पे किया, अब मान लो उसको 10% पे कर रहे हैं, तो वो इस चक्कर में क्या करेगा, टोटल कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा। वो क्या कर देगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, अननेसेसरी पैसा लगाएगा। यहां पर हमने क्या बोला कि भाई कॉस्ट तो पे करो, कॉस्ट तो पे करो, कॉस्ट तो देंगे हम काम की, प्लस आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज देंगे, मतलब एक परसेंटेज फिक्स्ड फी कर देंगे कि आपको 50 लाख का काम करो चाहे 5 का काम करो, हम आपको 2 लाख या 4 लाख रुपए फीस देंगे, इतना ही हम दे पाएंगे। ठीक है, अब वो इसमें काम क्या करेगा, या तो वो डिले करेगा इस काम को करने में, या वो इस काम को करने में जल्दी करेगा, तो जल्दी करेगा तो वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेगा। क्लियर है, हाँ इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर। चलो अब कोस्ट प्लस वेरिएबल फी और स्केल ऑफ फी कॉन्ट्रैक्ट, तो मतलब कोस्ट प्लस वेरिएबल फी की अगर बात करता हूं तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस फी इनवर्सली। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देना कि अगर आपने कम टाइम में काम किया, कम टाइम में काम कर दिया तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा टाइम में काम किया तो यहां पर आपको पैसा क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो दी जाती है, टाइम पर डिपेंडेंट होता है, इसमें क्या करेगा वो बहुत कम टाइम में काम करके आपसे पैसा भी ज्यादा लेगा और क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इसके बाद में यहां पर कोस्ट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, कोस्ट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज में क्या कर दिया, यहां पर एक्चुअल कॉस्ट दे दी और एक सर्टेन परसेंटेज एज ए फीस दे दिया, सर्टेन परसेंटेज एज ए फीस हम उसको पे करेंगे। चले आगे, नेक्स्ट वन लमसम। इसमें क्या होता है, सिंगल अमाउंट है भाई, 50 लाख का काम है, इसमें सारा काम करके देना है, अब मुझे नहीं मतलब मैंने एक साथ दे दिया। अब इसमें क्या होगा, वो जो ऑनर होगा ना वो स्पेसिफाई करेगा कि उसको काम क्या कराना है। यहां पर वो क्या करेगा, यहां पर वो डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, और डिटेल्स प्रोवाइड करेगा तो यहां ईच एंड एवरी पॉइंट की वो डिटेल प्रोवाइड करेगा, मुझे इस पॉइंट पे ये काम चाहिए। तो यहां पर स्पेसिफिकेशन कौन प्रोवाइड करता है, ऑनर प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट में इसमें ओनली लेबर प्रोवाइड करता है, ओनली लेबर प्रोवाइड किए जाते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में। चलो नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट में जब कॉन्ट्रैक्टर को कोई कॉन्ट्रैक्टर को काम अलॉट किया, अब क्या थे, दोनों दोस्त थे, जिसने काम दिया वो भी और कॉन्ट्रैक्टर भी दोस्त था, या दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, तो थोड़ा क्या हुआ, कोस्टिंग पे नेगोशिएशन हो गया, उसने अपने काम पे नेगोशिएशन करा लिया। दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग हर दिन करते ही हो ना नेगोशिएशन, हर दिन करते ही हो अपनी लाइफ में नेगोशिएशन कहीं ना कहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बाद में अगर बात करते हैं टारगेटेड कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्टर को प्री स्पेसिफाइड टारगेट दे दिए जाते हैं, पहले से स्पेसिफाई रहता है इतने इतने टाइम में आपको ये काम करके देना है। दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज, पहले से ही टारगेट उसके फिक्स रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, टारगेटेड कॉन्ट्रैक्ट। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपको क्या है, आपने उसको लैंड प्रोवाइड कर दिया और आप टोटल एक अमाउंट पे करोगे, भाई ये हमारा डन हुआ था, इतना अमाउंट लो, अब आप मेरे को लॉक एंड की प्रोजेक्ट भी बोलते हैं इसको, लॉक एंड की मतलब मेरे को यहां पर पूरा कंस्ट्रक्शन काम करके दो, फाइनली मुझे कुछ भी नहीं करना पड़े, मुझे सिर्फ अपने कपड़े लेके जाना हो। जैसे आप कई फ्लैट रेंट पे लेते हो तो वहां पर आपने देखा होगा कि सारा काम किया हुआ, सारी चीजें हैं, सारी आपकी फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ आपको अपने रेगुलर यूज के सामान लेके जाने हैं, और उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोल देते हैं, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। ठीक है, अब पैकेज कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्टर इतना अच्छा था कि उसको है ना, कॉन्ट्रैक्टर तो था सिविल का, उसको काम दे दिया, बोले इलेक्ट्रिकल का काम भी तुम ही करा लो, तुम्हारे जानकार से मैकेनिकल का काम भी तुम ही करा लो, और यहां पर और कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम था वो भी तुम ही करा लो। मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट क्या दे दिया गया, इन द फॉर्म ऑफ पैकेज, मतलब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग गए, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उसी के साथ साथ उसको क्या मिलने लग गए, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग गए, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग गए, तो उस टाइप को बोलेंगे पैकेज कॉन्ट्रैक्ट। अब कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्टर पहले से कोई काम कर रहा था, उसी में कुछ नया काम उसको और ऐड करा दिया, नया काम और ऐड करा दिया। जैसे उसको क्या बोला गया था, पहले तक उसको सिर्फ कंस्ट्रक्शन करके देने का बोला गया था, फिनिशिंग नहीं बोला गया था, पेंटिंग नहीं बोला गया, अब उसमें क्या कर दिया, फिनिशिंग और पेंटिंग को, उसी काम को कंटिन्यू करवा दिया गया, फिनिशिंग और पेंटिंग का भी काम कंटिन्यू करके दे दो। फिर हमने क्या बोला, फॉल सीलिंग का भी काम करके दे दो, फॉल सीलिंग का भी काम करके दे दो, तो ये होता है कंटिन्यू करना प्रोजेक्ट को। ठीक है, हाँ अब इसके बाद में
रनिंग कॉन्ट्रैक्ट, रनिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें क्या होता है टाइम अलग अलग जब रिक्वायरमेंट होती है, हमें किसी सामान की रिक्वायरमेंट है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर का रहता है ये किसके साथ में, जो सीमेंट इंडस्ट्री वाले होते हैं इनके साथ में या किसी शॉप के साथ में, जब जब सामान चाहिए होता है भेज देता है, भाई ये सामान चाहिए, इसका पैसा मैं इतने दिन बाद पे करूंगा। दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज रनिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बाद में नेक्स्ट वन बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, मतलब कंप्लीटली क्या किया गया, बिल्ड किया गया काम को, ऑपरेट किया गया और ट्रांसफर किया गया, ऑपरेट किया गया और इस काम को ट्रांसफर किया गया। तो मतलब यहां पर इसको क्या करा जाएगा, बिल्ड करेगा, बनाएगा उसको, उसको ऑपरेट भी करेगा, ऑपरेट भी करेगा, क्यों, क्योंकि इसने जितना खर्चा लगाया है इसको बिल्ड करने में वो ऑपरेट करके एक सर्टेन ड्यूरेशन में निकालेगा भी। फिर उसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। जैसे हाईवे प्रोजेक्ट होते हैं, आपने देखा भी होगा टोल वाला, टोल वाला जो टोल वाली जो कंडीशन रहती है वो सारी इसमें कंसीडर होती है, वो बीओटी टाइप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं बीओटी टाइप के बाद में डिपार्टमेंटल वर्क कॉन्ट्रैक्ट, तो ये अब कोई काम नहीं कर रहा तो डिपार्टमेंट करेगा इस काम को, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल विलिंग कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अब यहां पर आपने किसी माइनर पर्सन को इन्वॉल्व कर लिया, मतलब 18 साल से कम है, किसी बच्चे को इन्वॉल्व कर लिया इस प्रोजेक्ट में, तो वो कैसा हो जाता है, वो वॉइड हो जाता है। तो यहां पर आपके टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाते हैं, 14 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट थे आपके। अब बचे आपके सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचा है, टेंडर। टेंडर क्या होता है, टेंडर क्या होता है, राइटिंग में लिखा हुआ रहता है, टेंडर निकाले जाते हैं किसी भी काम के लिए तो राइटिंग में लिखे हुए रहते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ जो भी काम रहेगा दैट इज कॉल्ड आपका टेंडर। मतलब आपने एक नोटिस निकाला कि भाई ये काम करवाना है, इसके लिए अपनी बिडिंग दे दो, तो उसको बोलेंगे टेंडर। अब टेंडर के लिए क्या क्या चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है, सील्ड टेंडर को इनवाइट किया जाता है जिसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, एस्टिमेटेड टाइम, कॉस्ट और अर्नेस्ट मनी इंक्लूड की जाती है। अब अर्नेस्ट मनी क्या होती है, भाई आप काम करने के लिए सीरियस हो या नहीं हो, इसीलिए कभी कभी देखते हो ना फॉर्म की कॉस्ट 1000 रुपए रख देते हैं, वो एक तरीके से क्या होती है, अर्नेस्ट मनी होती है। फिर उसके बाद आपको जैसे ही आपका सिलेक्शन हो गया तो आपसे एक बॉन्ड भरवाया जाता है, 2 साल आप कहीं नहीं जाओगे, तो ये आपकी अर्नेस्ट मनी हो गई और ये आपकी कौन सा हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया। तो ये जो बॉन्ड भरवाया जाता है दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपको आपके पास अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट आती है। अर्नेस्ट मनी कितनी ली जाती है, 2%, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका कितना लिया जाता है, 10%, जिसमें 2% अर्नेस्ट मनी इंक्लूड रहती है। इसका मतलब आपको टेंडर आ गया, टेंडर मिलने के बाद में आपको सिर्फ 8% रेट, 8% कॉस्ट पे करनी है। अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, ड्राइंग चाहिए, स्पेसिफिकेशन चाहिए, बिल ऑफ क्वांटिटी, फॉर्म ऑफ टेंडर, फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट और फॉर्म ऑफ बॉन्ड चाहिए। अर्नेस्ट मनी 2%, सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 से लेके 10%, क्योंकि इसका डेटा 10% था, कोरोना के टाइम पर इसको 5%, फिर इसको 3% कर दिया गया कोरोना के टाइम पर, धीरे धीरे इसकी वैल्यू अभी तक अपडेट नहीं हुई है। टेंडर टाइम लिमिट कितनी होती है कि 30 से 90 दिन में आपका टेंडर ओपन हुआ है, आपके नाम से खुला है, तो यहां पर आपके पास कितना हो गया, यहां पर 30 से 90 दिन में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट पे करना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट आपको पे करना है जो 8% का अमाउंट था, 30 से 90 दिन मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आर्बिट्रेशन, जो अब बात हो गई कॉन्ट्रैक्ट बन गया, किसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया, अब उसको सेटल करने के लिए भी तो कोई बंदा चाहिए, ऐसा थोड़ी ना बिना लड़ाई के तुम लोग काम कर लोगे, तुम्हारी जिंदगी नहीं चलती बिना लड़ाई के, तो तुम यहां क्या काम कर लोगे, कंस्ट्रक्शन में नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए वहां पर क्या होता है, एक बीच का बंदे की जरूरी होती है, जो क्या करता है, दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है ना उसको सुलझाने का काम करता है, और दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर। उसको क्या करते हैं, आर्बिट्रेटर। जैसे दो लोगों की लड़ाई को सुलझाने के बाद में वो पार्टी लेता है, वैसे यहां पर हम इन टर्म्स ऑफ मनी हम उसको क्या करते हैं, पे करते हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी उसको क्या करते हैं, पे करते हैं, उसको अवॉर्ड की जाती है मनी। क्लियर है। डिस्प्यूट सेटल करने के लिए जो बंदा होता है उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं, और जो प्रोसेस होती है उसको आर्बिट्रेशन बोलते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट वन। अब मेंटेनेंस पीरियड कितना रखा जाता है, 1 मॉनसून या 6 मंथ, जो भी आपके पास पहले आ रहा हो, जो भी आपके पास पहले कंप्लीट हो रहा हो उसको हम मानेंगे। लिक्विडिटी डैमेज क्या होता है कि यहां पर कॉन्ट्रैक्टर ओनर को पे करेगा अगर काम डिले हुआ तो, कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, ओनर को पे करेगा अगर कुछ भी काम डिले हुआ तो, उस केस में तो उसको कहेंगे लिक्विडिटी डैमेज। अब सबमिट, टेंडर को सबमिट करने के लिए 4 एनवलप सिस्टम होते हैं, मतलब 4 एनवलप होते हैं। पहले एनवलप में अर्नेस्ट मनी रखी जाती है, दूसरे में उसके टेक्निकल सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और टैक्स डिटेल होती है, तीसरे में उसका टेंडर फॉर्म होता है, और चौथे एनवलप में क्या रखा जाता है,
तीनों को रखा जाता है, तीनों एनवलप को, एनवलप 1, 2 और 3 तीनों को रखा जाता है। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, इस एनवलप को ओपन करने का प्रोसेस क्या होता है, पहले 4th को, फिर 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को ओपन किया जाता है। चलो यहां पर ये हेडिंग को थोड़ा सही कर लेना। एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल डिजास्टर इसमें आते हैं जितने भी, इसके लिए ना तो कॉन्ट्रैक्टर लायबल होता है, ना ही कौन लायबल होता है, जो आपका ऑनर है वो। इसमें जितना नुकसान होगा वो कौन भरेगा, कॉन्ट्रैक्टर, और जितना डिले होगा उसको कौन कंपनसेट करेगा, उसके लिए ऑनर उसको कुछ नहीं कह सकता है। ठीक है, चलो मोबिलाइजेशन एडवांस, काम स्टार्ट करने के लिए एडवांस पैसे दिए जाते हैं। जैसे आप घर से निकलते हो, मम्मी जो 100-200 रुपए हाथ में देती है ना, वो आपके लिए क्या है, मोबिलाइजेशन एडवांस आपके पास हो जाता है। मतलब एडवांस काम आपको स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं ना, एक अच्छा पैसा दे दो, तो वो आपकी मशीनरी वगैरह अरेंज करने के लिए आपको पैसा दिया जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद में अगर बात करते हैं कौन कौन सी फॉर्म बुक होती है, तो मेजरमेंट बुक के नंबर क्या है, कैश बुक के क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल बिल, रनिंग अकाउंट बिल, फाइनल बिल, और यहां पर आपके पास में नॉमिनल मस्टर रोल, इन सब के यहां पर नंबर दे रखे हैं, आपको ये नंबर याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद में नॉमिनल मस्टर रोल आपके पास क्या होता है, यहां पर एक नया नाम आया, नॉमिनल मस्टर रोल फॉर्म नंबर 21। यहां से आपके एक एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछा, ये किस लिए काम आता है, ये अटेंडेंस रखने के लिए, पेमेंट के लिए, अनपेडेड वेजेज के लिए, और वर्क डन बाई लेबर ऑन प्रोजेक्ट, मतलब कितना काम लेबर करेगा उसके लिए होता है। ठीक है, क्लियर। चलो अब इसके बाद में यहां पर दिस इज द लास्ट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी। सबसे बड़ा कौन होता है, इंजीनियर इन चीफ, उसके बाद कौन होता है, चीफ इंजीनियर, उसके बाद कौन होता है, एससी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर असिस्टेंट इंजीनियर, फिर जूनियर इंजीनियर। अगर हम बात करते हैं तो आपको जो पोस्ट मिलती है, आप जेई से क्या बनते हो, एई बनते हो, एई से डायरेक्टली यहां पर यूपीएससी के थ्रू जो पोस्ट आती है उसको बोलते हैं यहां पर एडब्ल्यू, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये जो पोस्ट होती है यहां से आप क्या बनते हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जबकि अगर आप जेई से एई बन के आते हो तो आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनोगे। तो इसका मतलब किसी को भी, किसी भी डिपार्टमेंट को कंप्लीटली रन करने के लिए यहां पर जितने बंदा वो जो चलाते हैं, या तो वो चीफ इंजीनियर होगा या इंजीनियर इन चीफ होगा। चीफ इंजीनियर आपको जोन वाइज मिल जाएंगे, और इंजीनियर इन चीफ मिलेगा, वो सारे जोन का हेड होता है, सारे जोन का हेड होता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी हो गया। क्लियर है, तो यहां पर मेरी तरफ से आपको एस्टिमेशन का कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है मैंने आपको, तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ा, एक सिंगल टॉपिक मैंने यहां पर नहीं छोड़ा है। तो आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर, अगर कोई भी डाउट है, इस पूरी मैराथन की पीडीएफ आपको यहां टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप यहां पर टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो, किसी को भी कुछ भी डाउट है तो। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि एक बार अभी का सेशन कैसा रहा एस्टिमेशन का। तो जो आपके लाल लाल दिल है, काले काले दिल है, हरे हरे दिल है, नीले दिल है, सारे दिल दे सकते हो सेशन को। और मैम भी वेट कर रहे हैं आपका अगले सेशन के लिए, हाईवे इंजीनियरिंग के लिए। हाईवे का ना मैम सेशन, ब्रेक चाहिए आप लोगों को, ब्रेक चाहिए 5 मिनट का। भाई मैम ने पहले पूछा कि ब्रेक चाहिए, फिर मैम ने ये कहा कि आपको तब भी ब्रेक नहीं मिलेगा, आपको तब भी ब्रेक नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको तब भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर आपके पास, आपके आज काफी सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। टी ब्रेक चाहिए मैम, क्या करना है, दे देते हैं, 3-4-5 मिनट का दे देते हैं। ठीक है, तो 6:58 हुए हैं, तो 7:04 पे मैम क्लास स्टार्ट कर देंगे, 7:04 PM तक